नमस्ते मैथलीट्स। मेरा नाम है हर्ष संगदार और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मैथलीट वे। आज फिर से एक नई वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न और साथ ही जानेंगे कि कैसे हम इन प्रश्नों के जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उनको सॉल्व करेंगे और जो लॉन्ग टाइप प्रश्न आते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। लॉन्ग वाले जो प्रश्न आते हैं उनके जो नंबर होते हैं वो 6 है ना, यानी कि हमें एक प्रश्न सही करने पर 6 नंबर मिलेंगे और ज्यादातर उनके जो अथवा में प्रश्न दे रखा होता है वो भी हमारे उसी चैप्टर का दे रखा होता है, यानी कि अनुप्रयोग का ही दे रखा होता है। इन प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत आसान है क्योंकि इन प्रश्नों में केवल अंतर थोड़ी सी भाषा का ही रहता है, बाकी जो हमारे प्रश्न हैं उनको करने का तरीका सेम रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन प्रश्नों को हल करेंगे, इनके लिए कैसे हम चित्र बनाएं और कैसे उनमें फॉर्मूला लगाकर हम प्रश्न को हल करके उनका आंसर निकालें और अपने अंकों को प्राप्त करें। इन प्रश्नों से भी मैथलीट्स को डर लगता है, तो आज वो डर हमारा समाप्त हो जाएगा क्योंकि मैथलीट्स कभी डरते नहीं हैं, क्योंकि हम शेरों की मेंटलिटी रखते हैं। शेर शायरी वाली शेर नहीं, जो लायन जंगल का राजा शेर होता है उसकी मेंटलिटी रखते हैं। वो क्या करता है, वो अपने से बड़े आकार के जानवर जैसे हाथी हैं, भैंस हैं या और भी बड़े जो आकार के जानवर हैं उनको भी वो मात दे देता है। अकेला शेर एक हाथी को गिरा लेता है। कैसे? अपनी केवल मेंटलिटी से, क्योंकि तभी तो उनके ऊपर एक शेर लिखा गया है क्या, कि शेरों को है आजादी चाहे जिस पर वार करें। शेरों को है आजादी चाहे जिस पर वार करें, चाहे जिसको चीरे फाड़े, जिसका भी नरसंहार करें। तो इसी शेर की मानसिकता के साथ हम अपनी पढ़ाई को भी करेंगे, जिससे कि हम किसी भी सब्जेक्ट से ना डरें और हर सब्जेक्ट में हम अच्छे नंबर ला सकें। और मैथ में तो अच्छे नंबर लाने के लिए आपका मैथलीट स्वयं हर्ष संगदार आपके समक्ष अपनी इस वीडियो के साथ उपस्थित है। और अगर आपको ये वीडियो जो हम डाल रहे हैं वो पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए और अपने और दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे वो भी मैथ में कभी ना डरें और एक मैथलीट्स के रूप में उभर कर अच्छे नंबरों के साथ पास हों। और वीडियो में हमारा क्रम जो अब तक चलता आ रहा है उसी प्रकार से हम चलेंगे। सवाल के पहले ऑब्जेक्टिव, फिर उनसे संबंधित लॉन्ग वाले जो हमारे प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं अपने प्रश्न। चलिए, अब अपने प्रश्नों को हम सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं जो हमारे इस प्रकार के ऊंचाई और दूरी वाले जो सवाल होते हैं उनको हम हल कैसे करते हैं, है ना। तो इनको समझने से पहले हमको दो बातें समझनी पड़ेंगी। दो बातें कौन कौन सी, कि इनका चित्र कैसे बनता है, दूसरा इनमें जो कोण के मान दे रखे हैं, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये कोण कौन से होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात समझते हैं चित्र को बनाना। चित्र को बनाने का मतलब क्या है कि ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए भाई कोई स्तंभ है ना, तो स्तंभ हमारा बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक, अब चाहे हम स्तंभ बनाएं, चाहे हम मीनार बनाएं, चाहे हम भवन बनाएं, चाहे हम टावर बनाएं, उन सभी को हम चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सीधा डंडा खींच देंगे। ठीक, अब इसकी जो छाया होगी, क्योंकि सूर्य का उन्नयन कोण जो दिखाया जाएगा वो किधर से दिखाया जाएगा, इधर से, तो इसकी जो छाया होगी वो हमारी कौन सी बनेगी, जो नीचे ये बन रही है ये इसकी क्या बनेगी, छाया बनेगी। समझ में आ गई? तो नीचे वाली इसकी क्या बनेगी, छाया, और जो सूर्य का उन्नयन कोण बनेगा या अवनमन कोण बनेगा वो हमारा ये बनेगा। समझ में आ गई? तो इस तरह से हम इस चित्र को बनाते हैं। ठीक, तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि अगर हमसे ये कहा जाए कि इसका अवनमन कोण बन रहा है, इसका क्या बन रहा है, अवनमन कोण, तो अवनमन कोण हमेशा कहां से बनता है, ऊपर की साइड से बनता है। अगर अवनमन कोण बनेगा ये थीटा, तो ये कहां से बनेगा, हमेशा ऊपर की साइड से बनेगा। ठीक, और अगर हमसे ये कहा जाए कि इसका उन्नयन कोण बनेगा, तो उन्नयन कोण कहां से बनेगा, नीचे से बनेगा। ठीक है, तो हमें याद रखना होगा उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनता है और अवनमन कोण हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बनता है।
ये दो बातें हमको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम फिर इसके लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन करते हैं तो उसमें क्या आता है भाई, उसमें हमें नहीं दे रखा होता चित्र। अब उसमें दो चीजें दे रखी होती हैं, एक भवन दे रखी है, कभी मीनार दे रखी है। अब हमसे कह दिया कि भवन के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सी चीज ऊंची बनेगी, भवन ऊंचा बनेगा या मीनार ऊंची बनेगी। तो हमें कैसे पता चलेगा? उन्नयन कोण और अवनमन कोण से। अगर देख लीजिए भाई कि अगर हमसे कहा जाए ये हमारा क्या है, भवन है, ये क्या है भाई, भवन है, ठीक, और एक क्या है, मीनार है। हमसे दो बातें कही जा सकती हैं, क्या कि हमसे कहेंगे कि भवन के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर से, भवन का शिखर यही तो बनना है, इसके शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो भवन के शिखर से क्या बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। और अगर उन्नयन कोण बन रहा है, इसका मतलब जो मीनार बनेगी वो हमारी कैसी बनेगी, ऊंची बनेगी। इससे क्यों बनेगी ऊंची बताओ? इसलिए बनेगी ऊंची क्योंकि जब उन्नयन कोण हमें बनाना होगा, तो अभी अभी मैंने आपको समझाया कि जो उन्नयन कोण बनता है वो हमेशा ऊपर की ओर बनता है। तो उन्नयन कोण बनेगा तो ऊपर की ओर बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा तो भाई, तो ये हमारी चीज क्या बनेगी, जो ये मीनार है वो कैसी बनेगी भाई, ऊंची बनेगी, ठीक है। और भवन कैसा बनेगा, नीचे बनेगा। समझ में आ गई भाई बात? भवन की ऊंचाई कम होगी और मीनार की ऊंचाई ज्यादा होगी, ठीक है। अब दूसरी बात, इसका अपोजिट समझ लेते हैं। क्या? अगर हमसे कह दिया जाए कि हमारे पास में दो मकान हैं, ठीक है, दो मकान हैं, तो पहले मकान, हमारे पास कितने मकान है भाई, दो मकान है इसमें। अब इन दोनों मकानों में हमसे ये चित्र में कहा गया है कि पहले मकान के शीर्ष से, पहले मकान के शिखर से, पहले मकान के शिखर से दूसरे मकान के शिखर का अवनमन कोण। तो अवनमन कोण हमेशा किधर की ओर बनता है, नीचे की ओर। भाई ये वाला जो कोण है वो कौन सा कोण है, अवनमन कोण, अवनमन कोण है ना। ऊपर को हो सकता है दिख नहीं रहा हो, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कौन सा कोण है, अवनमन कोण, बोलता जा रहा हूँ साथ में। और ये वाला जो कोण है वो कौन सा कोण है, उन्नयन कोण, ठीक है। तो ऊपर वाला अवनमन कोण और नीचे वाला उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर की ओर उन्नयन कोण बनेगा, ऊपर से नीचे की ओर अवनमन कोण बनेगा। तो हमसे क्या करना है कि पहले मकान का, ये हमारा मकान नंबर कौन सा है, 1, पहले मकान का दूसरे मकान, पहले मकान की छत का दूसरे मकान की छत से अवनमन कोण। तो अवनमन कोण बनाना है तो अवनमन कोण भाई कहां से बनेगा, नीचे की साइड बनेगा, नीचे की साइड बनेगा तो दूसरे मकान की छत में पहले मकान की छत से कैसे बनानी पड़ेगी, नीचे बनानी पड़ेगी, ठीक है भाई। थोड़ा सा भाई चित्र को वैसे से बना लेंगे, है ना, स्केल का प्रयोग करके बनाना आप। तो ये हमारा कौन सा, मकान नंबर 2 है, ठीक है, समझ में आ गई। तो अगर हमें अवनमन कोण बनाना है तो अवनमन कोण हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बनेगा और उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर बात समझ गए होंगे कि कैसे अवनमन कोण बनाते हैं और कैसे उन्नयन कोण बनाते हैं, ठीक। अब बात आती है किसकी, छाया की। तो छाया भी क्या होगी, अगर मान लो ये हमारा जो बिंदु है वो ए है, ये वाला बिंदु बी है, ये वाला बिंदु सी है। अब देखो, तो अगर ये जो ए बी है वो क्या है, स्तंभ है, ए बी क्या है भाई, स्तंभ है, और बीसी, तो इसकी क्या बनेगी, इस ए बी की बीसी क्या बनेगी भाई, छाया बनेगी। तो ये इसकी क्या होगी, छाया की लंबाई, ठीक। तो हमें इतनी बात समझ में आ गई कि अगर ए बी स्तंभ है तो बीसी क्या बनेगी, इसकी छाया, है ना। तो ये बन जाएगी हमारी छाया की लंबाई। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करने के लिए इन चित्रों का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम चित्रों को बनाते जाएंगे तो हमारा और एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और हमको ये चित्र आसान लगने लगेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम अपने जो हमारे 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इनको भाई सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अब हम बेसिक इसके समझ गए होंगे। बाकी की चीजें सेम हमारी वही है जो हमने त्रिकोणमिति में पढ़ी थी। हमें एंगल सब पता होने चाहिए, एंगल की वैल्यू यानी कि साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, है ना। 0 से लेकर 90 डिग्री के इन 6 कोण जो हमने बताए थे, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, जो ये हमने कोण बताए हैं, इन पर सभी का मान हमको पता होना चाहिए। उसी के अनुसार हम सवाल को कर लेंगे। वैसे तो हमारे ज्यादातर सवालों में tan यूज होगा, 90% सवालों में tan यूज होगा, बाकी के 10% में cos, साइन और कॉट यूज हो सकते हैं, ठीक है भाई। तो जैसा सवाल होगा इस प्रकार से हम यूज करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ को बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें जो पहला प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है कि दिए गए चित्र में PQ का मान होगा। हमें ये चित्र दिख रहा होगा, है ना। तो इस चित्र में हमसे कह रहे हैं PQ का मान क्या होगा। तो देखो, ये जो चित्र है, इस चित्र में ये कोण कितनी डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री का, और ये QR की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है ना। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हम लिखेंगे
सॉल्यूशन नंबर पहला। सबसे पहले जो लिखेंगे वो हम इस त्रिभुज को हम ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज है ये हमारा त्रिभुज है PQR। ठीक है, इस त्रिभुज में ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? हमेशा 90 डिग्री का होगा। अब देखो अगली बात क्या है कि हमें बतानी किसकी वैल्यू है? PQ की। तो देखो PQ ये रहा, ये कोण दे रखा है और ये हमारा QR है। तो बताओ ये क्या हो गया भाई? इसका लंब हो गया। ये क्या हो गया? आधार। किस कोण के लिए? कोण 30 के लिए, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan 30 बराबर, बताओ, लंब PQ और आधार QR। ठीक है, लगा दो भाई वैल्यू। tan 30 का मान पहले तो बताओ कितना होता है? 1/√3। ये हो गया क्या? PQ। ठीक है भाई, और बटे में QR का मान कितना है? 100। तो 100 ऊपर पहुंच जाएगा तो PQ का जो मान आ जाएगा, PQ बराबर आ जाएगा 100/√3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई इसका हमारा C ऑप्शन क्या हो गया? इसका सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न कौन सा हमारा कि दूसरा कि दिए गए चित्र में थीटा का मान क्या होगा। तो हमसे थीटा का मान पूछा भाई यहाँ पर। तो देखो थीटा का मान निकालने के लिए हमको पता है कि हमें लंब दे रखा है और हमें आधार दे रखा है। देखो लंब दे रखा है और हमें आधार दे रखा है। तो जब लंब और आधार दे रखा होगा तो हम किसका प्रयोग करते हैं? tan का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन कौन से प्रश्न का? दूसरे का। तो बताओ लंब और आधार दे रखा है तो हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? tan का। तो हम यहाँ लिख देंगे tan थीटा बराबर कितना भाई? लंब कितना है? 2 बटे में आधार कितना है? 2/√3, है ना। ये दे रखा है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कट गया। तो बताओ बचा क्या? 1/√3। अब बता दो भाई 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है? तो ये जो वैल्यू होती है वो होती है tan 30 डिग्री की। तो यहां से tan की जगह tan है और थीटा की जगह कितना है? 30 डिग्री। तो ये थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई हमारा इसका? तो इसका जो ऑप्शन सही हो गया वो हो गया B। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20/√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? अब देखो हमारा वही प्रश्न आ गया जो अभी हम आपको बता रहे थे। क्या? हमें मीनार दे रखी है और इसकी छाया की लंबाई दे रखी है। तो हमें पता है जब हम चित्र बनाएंगे तो ये जो खड़ी रेखा बनेगी वो क्या बनेगी? हमारी इसकी मीनार बनेगी। और यहाँ पर जो ये रेखा बनेगी, है ना, ये क्या बनेगी भाई? इसकी क्षैतिज रेखा क्या बनेगी? इसकी छाया। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या बनेगी? मीनार। तो ये मीनार हो गई और ये इसकी क्या हो गई? छाया। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं तो भाई यहाँ पर मैंने लिख लिया A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब देख लो क्या क्या चीज दे रखी है। हमें मीनार की ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर। ठीक है भाई, तो ये मीनार की ऊंचाई हो गई और ये हमें कितनी दे रखी है? 20 मीटर। ठीक, अगली चीज बताओ क्या दे रखी है? जमीन पर बनने वाली इसकी छाया कितनी, छाया की लंबाई कितनी है? 20/√3। तो ये हो गया 20 और √3। ठीक है, हमसे कह रहे हैं थीटा का मान, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो सूर्य का उन्नयन कोण हमने क्या मान लिया? थीटा है। अब देखो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे भाई? लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, कोण पूछा है, तो हम यहाँ पर फिर से वही चीज लगाने वाले हैं। क्या? tan थीटा। तो यहाँ पर फिर से लगाएंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बताओ? लंब बटे आधार। लंब कितना दे रखा है? 20 और आधार कितना दे रखा है? 20/√3। तो देखो भाई 20 से क्या कट जाएगा? 20 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1/√3। और ऊपर वाले सवाल में भी 1/√3 बचा था। तो हमारे थीटा का मान कितना आया था भाई? 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। सही है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न दे रखा है कि चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप हमें बतानी है। ठीक है, तो अब जरा देखो ध्यान से देखते हैं भाई कि अवनमन कोण हमें जो बताना है, तो P का अवनमन कोण ये वाला बनेगा और A का अवनमन कोण ये वाला बनेगा। ये तो बनेगा अवनमन कोण। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना भाई कि ये जो पूरी वैल्यू दे रखी है, ये बताओ कितनी दे रखी है? ये दे रखी है पूरी वैल्यू 45 डिग्री। ये पूरी वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। तो देखो ये वाली रेखा कैसी होगी बताओ? अवनमन कोण की जो हम रेखा खींचते हैं वो हमेशा नीचे वाले की कैसी होती है? समांतर होती है। तो ये वाली रेखा इसकी कैसी होगी? समांतर होगी। और जब समांतर होगी तो समांतर रेखाएं जब जेड बनाती हैं तो कौन से कोण बनते हैं बताओ? एकांतर कोण। और एकांतर कोण हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो ए के साथ में जो कोण आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जेड बनना है भाई, देखो यहाँ पर ये जेड बनना है पूरा, देखो ये जेड बन गया। अब जब जेड बनेगा, जेड कितनी डिग्री का देखा है? 45 डिग्री का। और जब ये जेड बनेगा तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी? 45 डिग्री। बताओ, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। तो ए का एंगल कितना आ गया? 45 डिग्री। अब हमने ध्यान से देखा तो हमने देखा भाई पहला वाला एंगल ये भी 45 है, ये भी 45 है। ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया। बी और सी में देखते हैं पहले तो। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, ये जो पूरा कोण होगा, ये जो पूरा कोण होगा वो कितनी डिग्री का होगा भाई? 90 डिग्री का होगा। ये जो दे रखा है वो हमें कितनी दे रखा है? ये इतना कोण हमें कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। तो बताओ रह कितना गया? 90 में 60 घटा दो तो ये वाला कितना बचा? 30 डिग्री। तो पी का कोण 30 डिग्री आ गया, ए का 45 डिग्री आ गया। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं।
अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगले सवाल हमने देखा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, और ये वाला सवाल भाई ये नोट हो गया है ना, ये भी सेम है बिल्कुल, ठीक। तो इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसका ऑप्शन भी हमारा कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। अगला देखते हैं नंबर लास्ट सवाल अपना। यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो हमसे कह रहे हैं उसका उन्नयन कोण क्या होगा। तो जरा देख लो भाई, यहां पर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कि हमने क्या करा भाई, चित्र बना लिया सबसे पहले। तो कौन से प्रश्न के लिए, नंबर 6 के लिए चित्र बना लेते हैं भाई। तो चित्र में हमें क्या बनना है भाई, कि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया। तो देखो एक हमने क्या बना ली, मीनार बना ली। यहां पर ये इसकी क्या बन गई, छाया बन गई। इस मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, यानी कि अगर इसकी ऊंचाई कितनी है, x है। अगर मैं यहां पर चित्र बना लेता हूं पूरा, अगर इसकी ऊंचाई कितनी है, x है, ऊंचाई अगर x दे रखी है, तो इसकी जो छाया की लंबाई होगी वो इसकी √3 गुनी होगी। और जैसे ही √3 गुनी आ गई तो तुरंत अब हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर बता देंगे कि भाई ये लंब बटे में आधार करेंगे, जैसे इन सभी सवालों में करा था। तो x कट जाएगा, बचेगा क्या नीचे, 1 बटे √3, और ये 10 में किसकी वैल्यू होती है बताओ, 30 डिग्री की होती है ना। तो इस तरह से बहुत ही आसान आसान हमारे प्रश्न आते हैं इस चैप्टर से संबंधित। और बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ज्यादा आसान होते हैं, लेकिन जो फिर आगे के क्वेश्चन होंगे वो भी आसान, लेकिन वो थोड़े से लेंथी होंगे, है ना। तो बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या हमारे इस चैप्टर से बहुत ज्यादा नहीं रहती है, क्योंकि त्रिकोणमिति से ज्यादा हो जाते हैं बहुविकल्पी, ठीक है भाई। लेकिन आगे जो प्रश्न आने वाले हैं 4 नंबर में, 5 नंबर में, उनकी संख्या इसकी अच्छी खासी रहती है, तो हम उन्हीं को अब सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न। हमारा जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से दे रखा है कि भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री दे रखा है हमें। हमसे कह रहे हैं कि मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। तो हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी यहाँ पर अपने लिए जगह बना लेते हैं, जिससे कि हमारा प्रश्न पूरा पूरा आ जाए। ठीक है भाई, चलो अब सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस चित्र को बनाएंगे। तो चित्र को बनाने का तरीका क्या है, अब वो समझ लेते हैं कैसे। कि सबसे पहले सवाल को पढ़ो भाई, क्या लिखा है, भूमि पर स्थित बिंदु x से, कोई एक भूमि पर बिंदु है x, जिससे एक ऊर्ध्वाधर मीनार है PQ। ठीक है, तो हमें दो चीजें पता चल गई, एक बिंदु है और एक मीनार है। तो हमने क्या करा, इन दोनों चीजों को बना ले रहे हैं। तो यहां पर हमने सबसे पहले क्या करा, एक मीनार बना ली, ठीक। और जो मीनार दे रखी है वो PQ दे रखी है, यानी नीचे वाले बिंदु को हम P मान लेंगे, ऊपर वाले को Q मान लेंगे। अभी लिख देंगे नाम को। और हमसे कह रहे हैं कि भाई एक समतल पर स्थित है कोई बिंदु x, तो यहां पर मान ले रहे हैं कोई बिंदु एक x है, ठीक। अब ये जो बिंदु x है उसका इस मीनार PQ के साथ में उन्नयन कोण कितनी डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको मिला देंगे। उन्नयन कोण मैंने आपको बताया था हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनता है, ठीक है। फिर हमसे कहा गया कि मीनार की ओर, अब मीनार ये है, इस बिंदु से मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब जैसे हम इसकी तरफ, मीनार की तरफ बढ़े, हमने मान लिया यहां तक हम आ गए और ये 40 मीटर की दूरी हो गई। इससे अब इस मीनार का जो उन्नयन कोण है वो कितनी डिग्री हो जाता है भाई, ये हो जाता है 60 डिग्री, ठीक है। अभी हम लिख देंगे यहां पर ये 60 डिग्री हो जाता है। तो हम कह रहे हैं मीनार की हमें क्या बतानी है, ऊंचाई। तो सबसे पहले जो हमें मान, अगर हमें पहले से नाम दे रखे तो नाम वही मान लेंगे। ये बिंदु हमारा कौन सा हो गया, x, ठीक है। ये जो मीनार है वो मीनार की क्या दे रखी है भाई, नाम क्या दे रखा है इसका, P, और ऊपर वाले को क्या दे रखा है, Q। इस वाले बिंदु को कोई नाम नहीं है, नाम है भाई कोई नहीं है नाम, तो हम इसका नाम अपने आप लिख लेते हैं। हमने मान लिया भाई ये नाम क्या है, R है, ठीक। चलो अब देखो जो चीज हमें दे रखी है उसको समझ लेते हैं। हमें ये जो कोण दे रखा था x से, वो कितना था भाई, 30 डिग्री था। ये वाला कोण 30 डिग्री था। हमसे इस वाले कोण के बारे में कहा गया कि ये कोण कितनी डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। लेकिन 60 डिग्री कब हो जाता है, जब ये यहां से कितनी मीटर की दूरी चल लेता है, 40 मीटर की दूरी चलकर जब पहुंचते हैं कहां तक, बिंदु R तक, ठीक है। चलिए अब हमने कुछ चीजें मान लेनी है। कौन कौन सी चीजें मानेंगे, हमें जो चीज ज्ञात करनी है, हमें क्या ज्ञात करनी है भाई, मीनार की ऊंचाई। तो हमने यहां मान लिया कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई हमने मान ली h, ठीक। और h मान ली तो h मीटर हो गई, ठीक। इस वाली दूरी को भी हम मान लेते हैं, क्योंकि x हम मान चुके हैं, तो मैं x यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं इसको x ना मानकर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको मान लेता हूँ a। इस वाली दूरी को मैंने क्या मान लिया, a, यहां से लेकर ये a मीटर है यहां तक, ठीक। तो ये पूरी जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगी 40 और प्लस में a मीटर। बताइए ये चीज समझ में आ गई।
अब जो जो चीजें हमने मानी हैं उन सबको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, पहला। ठीक, तो मैं यहां पर लिख ले रहा हूं सबसे पहले माना मीनार की ऊंचाई मीनार का नाम भाई दे रखा था, क्या दे रखा था तो मीनार का नाम पी क्यू है ना, तो ये मान लेना पी क्यू बराबर कितना मान लिया हमने, एच मीटर। दूसरी चीज हमने किसकी वैल्यू मानी, दूसरी चीज हमने मानी आर पी की दूरी, तो हम मान लेंगे तथा पी आर या फिर आर पी बराबर कितना मान लिया भाई हमने, ये मान लिया ए मीटर, ए मीटर। ठीक है भाई, चलिए अब देखो, अगर ये h है और ये हमने a मान लिया और हमें एक वैल्यू हमें दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक्स आर कितना है भाई 40 मीटर। तो सीधी सी बात है एक्स आर 40 है, पी आर ए है, तो पूरा एक्स पी, तो एक्स पी ये बराबर कितना हो जाएगा 40 प्लस ए मीटर। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से ये वाली चीज सबको समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखो हमें यहां पर करना क्या है कि हमें h की वैल्यू निकालनी है। सबसे जो मेन काम है वो किसका मान है भाई, h का। ठीक है, लेकिन h का मान तभी निकलेगा जब हमारे पास किसका मान होगा, a का मान होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर त्रिभुज ले लेते हैं। हमारे देखो कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से, एक तो बनना है भाई क्यू एक्स पी, और त्रिभुज भी कौन सा, समकोण त्रिभुज। इसलिए हम बता रहे हैं कौन सा बन रहा है भाई, क्यू एक्स पी बन रहा है, एक कौन सा बन रहा है, क्यू आर पी बन रहा है। ठीक है, ऐसा मत करना कहीं भाई क्यू एक्स आर ले लो, ये त्रिभुज नहीं है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज तो है लेकिन समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या करा यहाँ पर त्रिभुज ले लिया भाई, कौन कौन सा त्रिभुज, सबसे पहले लिया त्रिभुज क्यू आर पी, त्रिभुज क्यू आर पी में, इसमें बताओ भाई इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, हमें क्यू आर पी में हमें ए, नीचे ए दे रखा है, यहां पर ये एच दे रखा है, और ये कोण कितनी दे रखा है भाई 60 डिग्री का। तो इसके सामने देखो लंब है, और ये नीचे वाला क्या है, आरपी क्या है भाई, आधार है। जब आधार ये दे रखा है, लंब दे रखा है, तो हम कौन सा बुलाएंगे भाई फॉर्मूला, टेन थीटा का। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टेन थीटा बराबर, और थीटा की जगह कितना है 60 डिग्री, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू बता दो बेटा पी क्यू, आधार की वैल्यू बता दो पी आर। बोलो भाई पी क्यू की वैल्यू एच, पी आर की वैल्यू बता दो भाई, पी आर की वैल्यू कितनी है ए, पी आर की वैल्यू कितनी है ए, लगा दो भाई वैल्यू। टेन 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर में एच और बटे में ए। यहां से हम ए का मान निकाल लेते हैं, है ना, ए का मान निकाल ले रहे हैं। तो ए का जो मान आएगा, ए का जो मान आएगा वो ए की गुणा इधर हो जाएगी, √3 नीचे आएगा, तो ये मान आएगा एच बटे में √3। अब ये ए का मान तो है, लेकिन हम यहां पर करेंगे क्या कि ए का मान तो ये निकल चुका है, लेकिन हम यहां पर क्या करना है कि हमें नीचे √3 आ रहा है, तो हम इसको पहले हटा देते हैं, है ना। हो सकता है इससे भी आंसर तो दोनों से आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर हर का प्रमेयकरण कर देते हैं। तो हमने क्या करा भाई, √3 से ऊपर नीचे क्या कर दी गुणा, और इस तरह से जो ए का मान आ गया, वो ए का मान कितना आ गया, मैं नीचे लिख देता हूँ, ए बराबर √3h और बटे में 3। ठीक है, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो दूसरा त्रिभुज लेते हैं। तो दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा भाई, त्रिभुज पुनः त्रिभुज कौन सा भाई दूसरा बताओ, क्यू एक्स पी, त्रिभुज क्यू एक्स पी में भाई। ठीक है, अब हमने दूसरा त्रिभुज ले लिया क्यू एक्स पी। अब क्यू एक्स पी में बताओ बेटा कौन सा कोण बना है, ये बना है tan 30 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया tan 30, और tan को लिया है क्योंकि फिर से वही बात, ये लंब है और ये आधार दे रखा है, इन्हीं की हमें वैल्यू दे रखी है, तो हम यही वाला उठा लेंगे। tan 30 डिग्री बराबर, बताओ क्या दे रखा भाई हमें, पी क्यू, लंब हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा अब की बार एक्स पी या फिर पी एक्स। ठीक है, अब देखो दोनों की वैल्यू हमें दे रखी है, पी क्यू का मान कितना भाई, पी क्यू का मान h है, और एक्स पी की वैल्यू कितनी है 40 और प्लस में a। ठीक है, इससे आगे अब यहां पर सॉल्व करते हैं क्या कि भाई 40 प्लस a ये दे रखी है, ये tan 30, और tan 30 का मान कितना होता है भाई, tan 30 का मान होता है 1 बटे में √3 बराबर, बताओ बेटा h बटे में 40 प्लस a, h बटे में 40 और प्लस में a। ठीक है, तो गुणा कर दे, गुणा कैसे करेंगे, तिरछी वाली गुणा कर दो, 40 प्लस a इधर आ जाएंगे, बराबर में हो जाएगा √3h हो जाएगा, ऐसे आएगा। ठीक, अब देखो
हमें कुछ वैल्यू दे रखी है, किसकी, ए की वैल्यू हमें दे रखी है, हमने निकाली है ए का मान। तो ए का मान है कितना, √3h। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले तो √3h को इधर लिख लेते हैं और बराबर में लिख देते हैं 40 प्लस में ए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा हम आसानी से कर पाएंगे, है ना, हो उधर से भी जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सही तरीका रहता है। तो मैंने क्या करा यहाँ पर कि √a की वैल्यू रख देता हूँ। तो यहाँ पर देखो √3h लिखे हुए हैं, बराबर में यहाँ पर देखो 40 प्लस a की जगह √3h और बटे में 3। ठीक है, और ये हमने मान कहां से रखा है, समीकरण 1 से। ठीक है, इसको हम नोट कर देंगे साइड में। ठीक है, अब देखो √3h को एक तरफ कर देते हैं, तो ये हो गया √3h माइनस √3h और बटे में 3, ये इधर आकर माइनस का हो गया, बराबर में कितने बचे अब 40। ठीक है, √3h को कॉमन ले लेते हैं, तो √3h कॉमन आएगा, तो अंदर से क्या बचेगा, यहां से बचेगा 1 माइनस यहां से बचेगा 1 बटे में 3 बराबर में 40। तो कैलकुलेशन सबको भाई आती है, यहां से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 में से कितने बचे, 2 बच गए, है ना। तो ये हो जाएगा √3h गुणा में 2 और बटे में 3 बराबर में कितने हैं 40। देखिए 2 से ये कट जाएंगे 40, कितनी बार, 20 बार, है ना। और √3 और नीचे कितने हैं, यहाँ √3 नहीं है, सॉरी, यहाँ कितने, केवल 3 ही तो है नीचे, हाँ 3 है, तो इससे ये कटेगा तो एक बच जाएगा हमारा √3। तो कुल मिलाकर h, ये जो नीचे √3 बचा ऊपर गुणा हो जाएगी किससे, 20 से, तो ये हो जाएगा 20 √3। तो इस तरह से जो h का मान आ गया वो कितना आ गया हमारा, 20 √3। हम यहाँ पर चाहें तो हम यहाँ पर √3 का क्या लगा सकते हैं, मान भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः किसकी ऊंचाई मानी थी हमने, मीनार की, ये तो ज्ञात करनी थी, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर ये हो जाएगी भाई 20 √3 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है मीनार की ऊंचाई। तो देखो भाई हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये वाला जो प्रश्न है वो बिल्कुल सेम टू सेम कौन सा है, ऊपर वाले प्रश्न की तरह ही है। तो मैंने इसको यहाँ पर इसीलिए ही लिया है क्योंकि जो सेम लैंग्वेज हमारी होती है ना, तो उनसे तो हम पहचान लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा सेम है, लेकिन जब लैंग्वेज बदल दे तो हम उस थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने केवल लैंग्वेज बदली है, बाकी सेम पूरी सभी चीजें उन्होंने सेम ली है। तो इसका आंसर भी हमारी 20 √3 बिल्कुल सेम उसी तरह से हो जाएगा। बस यहाँ पर जो नाम है वो उन्होंने बदल दिए, वहां बिंदु एक्स से चल रहे थे, यहाँ पर ओ बिंदु से। ठीक है भाई, तो इसको हम कर लेंगे सेम बिल्कुल उसी तरह। तो हमारे ये 2 प्रश्न हो गए, पहला हो गया और ये वाला हमारा दूसरा बिल्कुल पहले की तरह ही है, सेम। अगला सवाल दे रखा है कि 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, 28 मीटर है। तो हमसे क्या कह रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान समझना क्या, कि यहाँ पर जो ये सवाल है उसको ध्यान से समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें 2 चीजें दे रखी हैं। एक तो है कि 6 मीटर लंबाई वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और दूसरी एक मीनार है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जो मीनार और स्तंभ है दोनों की एक ही समय पर छाया की लंबाई हमसे दे रखी है ना। तो हम करेंगे क्या यहाँ पर कि जब बात एक ही समय की आती है तो एक ही समय पर जो कोण भी बनता है सूर्य का उन्नयन कोण हमेशा क्या बनता है, सेम बनता है, चाहे मीनार को बना लो चाहे छाया का। तो जब सेम ये उन्नयन कोण हमारा बनेगा तो हम उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। बस हमें ये पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण कैसा बनेगा, सेम बनेगा। ठीक है, तो हम चित्र को बनाते हैं धीरे धीरे। तो देखो हमारे 2 चित्र बनने हैं, एक तो क्या बनना है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनना है। तो मैंने क्या करा यहाँ पर एक बना लिया भाई ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये हो गया स्तंभ। ठीक है, और इस स्तंभ की हमें लंबाई दे रखी 6 मीटर और इसका भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर। तो यहां पर हमने इस स्तंभ की क्या बना दी है भाई, छाया बना दी। ठीक है भाई, इसके बाद में दूसरा चित्र जो हमारा बन रहा है वो किसका बनेगा, मीनार का, और ये सेम समय की बात है। तो इसीलिए भाई हम यहाँ पर इसके सामने ठीक यहीं पर बना देते हैं इस चित्र को भी। तो ये हमारा चित्र इस प्रकार से यहां बन जाएगा, ये मीनार हो गई और ये मीनार की छाया हो गई और ये हमारा बन गया उन्नयन कोण। ठीक है, तो ये जो है मैं यहां पर लिख देता हूं, ये क्या है, स्तंभ है, और ये क्या है भाई, मीनार है। ठीक है, जरा देखो हम बिंदु मान लेते हैं। तो बिंदु हम क्या मानेंगे, यहां से मानना शुरू करते हैं। इसको पहले ए, ये हो गया बी और ये क्या हो गया, सी। ठीक है, इसके बाद में इसको मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पी मान ले रहे हैं, यहाँ पे इसको क्यू मान लेते हैं
और इस वाले बिंदु क्या मान लेते हैं हम आर मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना, क्योंकि हमें जो चीजें दे रखी हैं, सूर्य का उन्नयन कोण एक ही समय बन रहा है, तो इसलिए जो कोण होगा वो दोनों का क्या बनेगा, सेम। तो अगर इस स्तंभ का थीटा बनना है तो इसका भी क्या बनेगा भाई, यहाँ पर थीटा ही बनेगा, ठीक है। चलिए अब दूसरी समझते हैं। क्या हमें दे रखा है कि स्तंभ की हमें ऊंचाई दे रखी 6 मीटर लंबाई वाला, तो स्तंभ की हमें लंबाई कितनी दे रखी है, 6 मीटर। तो ऊपर से करते हैं, लेकिन जो स्तंभ लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, है ना। तो ये कितने होंगे, 6 मीटर। और छाया की लंबाई भी दे रखी है भाई, छाया की लंबाई कितनी दे रखी है इसकी, 4 मीटर है। भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, ठीक है। अगला काम क्या, हमें यहाँ पर जो मीनार दे रखी है, जबकि उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो हमें केवल मीनार की छाया की लंबाई दे रखी है कितनी, 28 मीटर। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर मीनार की ऊंचाई मान लेंगे कितनी, ये हमने मान ली h मीटर, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारा कौन से प्रश्न का है, ये है तीसरे प्रश्न का, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख ले रहे हैं, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, अच्छा मीनार की ऊंचाई है कितनी, ये भी लिख देते हैं भाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये है हमारी क्यू आर। तो ये हमने कितनी मान ली, h मीटर मान ली, ठीक है। और कुछ चीज माननी है क्या, और कुछ नहीं मानना है, लेकिन हमें जो वैल्यू दे रखी है उनको लिख लेते हैं। क्या हमें पी क्यू दे रखी है, पी क्यू का मान कितना है, 28 मीटर है। हमें ए बी दे रखा है, ए बी का मान कितना है भाई, ए बी का मान कितना है, 4 मीटर है। और हमें बी सी दे रखा है, और बी सी का मान कितना है, 6 मीटर है, ठीक है। तो ये हमको मान दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी वाला ले लेंगे। हमने यहाँ पे लिखा त्रिभुज ए बी सी में, बताओ भाई त्रिभुज जो एबीसी दे रखा है उसमें हम क्या लगाएंगे भाई, लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, तो सीधी सी बात है क्या लगाएंगे भाई, टेन थीटा लगाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर, बताओ क्या हो जाएगा, बीसी और बटे में ए बी, यही तो हो गया, ठीक है। बीसी की वैल्यू बताओ बेटा कितनी है, तो बीसी की जो वैल्यू दे रखी वो दे रखी 6 मीटर, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 4। तो इसको हम काट देते हैं, 2 से कट जाएंगे, 2 तियां 6, 2 दूनी 4। तो यहां से टेन थीटा का मान आ गया 3/2, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा वो है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं। अगला जो त्रिभुज है वो क्या दे रखा है, त्रिभुज पी क्यू आर में, इस वाले त्रिभुज में भी क्या लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बटे में पी क्यू, यही तो है, ठीक है। टेन थीटा का मान हमें दे रखा है, टेन थीटा का मान दे नहीं रखा, हमने अभी निकाला है, कितना निकाला है, 3/2। तो यहाँ पर टेन थीटा की जगह लगा दी हमने 3/2 बराबर में क्यू आर की वैल्यू दे रखी है, नहीं एच मानी थी हमने, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू दे रखी है कितनी है, 28 है, ये हो गई 28, ठीक है। अब जरा देख लो, यहां से हमें तिरछी गुणा कर देंगे और 2 से कुछ चीजें कट रही, तो देखो यहां से 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 14 दूनी 28 होते हैं, और 14 की गुणा 3 से हो जाएगी, तो कुल मिलाकर जो एच का मान आएगा वो आएगा 14 गुणा में 3, 14 तियां 42, है ना। तो ये आएगा 42 मीटर, ठीक है। तो अब हम लिख भी सकते हैं साइड में क्या, पहली चीज जो हमने 10 की वैल्यू लगाई थी वो लिख लो, हमने कहां से लगाई थी, समीकरण नंबर 1 से, ठीक। अब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है, 42 मीटर है, ठीक है भाई। तो ये सवाल हमारा हो गया है ना। तो अगला सवाल है हमारा, एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 दूर उसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी जो एक सीधी रेखा में हैं, उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। एक दूसरे के कोटि पूरक है, इसका मतलब क्या होता है भाई, कोटि पूरक का, कोटि पूरक का जो मान होता है वो क्या होता है भाई, दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यही तो कोटि पूरक होते हैं। और अगर हमसे संपूरक कोण पूछ लेते हैं तो दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या बना लेते हैं, चित्र को बना लेते हैं। तो हमें दे रखा है एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर की दूरी पर। तो देखो सबसे पहले हमने क्या बना ली, एक मीनार बना लेते हैं। तो देखो यहां पर एक ये मीनार बना ली है, इससे 100 मीटर और 25 मीटर दूरी पर। तो देखो ये मैंने जो लाइन खींच दी, ये मैं मान लेता हूं ये कितनी मीटर दूरी होगी भाई, 100 मीटर दूर होगी। ये जो लाइन है वो कितनी दूरी है, 100 मीटर की दूरी पर,
ठीक है, ये जो दूरी हो गई पूरी, ये हो गई 100 मीटर, 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर और 25 मीटर पर, एक तो बिंदु किस पर है, 100 मीटर की दूरी पर है, और एक 25 मीटर की दूरी पर। तो 25 मीटर हमने भाई मान लिया यहां पर है, ये कितना हो गया भाई, 25 मीटर, ये वाली दूरी। ठीक है, अब देखो बताओ क्या करें, हमसे ये कहा जा रहा है कि दो बिंदुओं पर ए और बी पर, है ना, तो एक जो 100 मीटर वाला बिंदु वो क्या मान लिया भाई, ए, ये वाला क्या हो गया, बी। ठीक, इसको हम चलो सी मान लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमें कोण दे रखे हैं, ये कैसे है, कोटि पूरक है, तो पहले तो कोण को बना लो भाई। तो यहां से एक कोण ये बनेगा और एक कोण ये बनेगा। ठीक है, और ये जो कोण है वो कैसे हैं, एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। तो अगर कोटि पूरक का मतलब दोनों का ऊपर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा बताओ, 90 माइनस थीटा। अब देख लो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री तो हो जाएंगे। तो ये हमारे कैसे कोण है, कोटि पूरक कोण है। ठीक है, 100 मीटर और 25 मीटर की दूरी पर स्थित ये है, तो हमें क्या बताना है, हमें उन मीनार कोण का एक दूसरे के कोटिपूरक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन, नंबर कौन सा, चौथा। ठीक है भाई, देखो, तो सबसे पहले हमें मीनार की ऊंचाई मान लेनी है ना, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी हो गई, h। ठीक है, सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीजें और चाहिए होंगी, कौन कौन सी चीजें, तो ये एक चाहिए होगी भाई। अगर देखो ये वाली जो दूरी है वो हम मान ले रहे हैं भाई, हम ये क्या मान लिया, ये जो दूरी है वो कितनी है, ये 25 है, तो बताओ मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाली दूरी कितनी है, 25, ये कितनी है पूरी 100, तो 100 में से 25 गया, तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी, 75। लेकिन क्या हमें मुझे एचएमएल भाई मानने के बाद में हम ये कर लिख देंगे, माना मीनार की ऊंचाई, कौन सी भाई ऊंचाई बताओ, तो ऊंचाई दे रखी है हमें सी डी, सी डी तो है ऊंचाई इसकी, तो ये लिख दिया सी और डी। ये किसके बराबर मान लिया, ये हमने मान लिया एच मीटर। ठीक है भाई, अच्छा देखो और चीज हमें दे रखी है, क्या हमें दे रखा है कि ए सी की वैल्यू दे रखी है, ए सी, ए सी पूरा है कितना है भाई, 100 मीटर है, और ये दे रखा है हमें कितना भाई, 25 मीटर, कौन सा, बी सी। ठीक है, अब देखो कुछ हमारी त्रिकोणमिति वाली जो हमने चीजें बताई थी वो यहां पर काम आने वाली है, कैसे, जरा समझो। सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, बेटा बताओ, जब हम त्रिभुज बी सी डी की बात करते हैं, ये दे रखा है हमें लंब, ये दे रखा है नीचे आधार, ऐसी तो भाई ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। तो हम यहां पर क्या करेंगे, टेन लगा देंगे, तो यहां पर लगा दी मैंने टेन, थीटा की जगह लगा 90 माइनस थीटा, बराबर, बताओ क्या होगा भाई, सी डी और बटे में बीसी, बराबर, बेटा बताओ सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी की वैल्यू है एच, बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी की वैल्यू है 25, तो और टेन 90 माइनस थीटा, तो मैंने आपको लिखवाया था भाई, है ना, जब त्रिकोणमिति पढ़ाई थी, तो त्रिकोणमिति का जो हमारा पहला वाला लेक्चर है उसमें मैंने आपको सब चीजें लिखवा दी है। तो उसमें क्या था भाई कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किसके बराबर है भाई, 90 माइनस थीटा बराबर होगा हमारा टेन, 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर, कॉट थीटा बराबर क्या आ गया, एच बटे में 25, और हम इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर ए। ठीक है भाई, अब आ जाओ, अब दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरी चीज हमारी क्या हो जाएगी, त्रिभुज कौन सा भाई, बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, कौन सा, ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में, इसमें बताओ क्या लगाएंगे, तो इसमें हमारा टेन थीटा दे रखा है, ये थीटा ही तो है कोण, तो यहाँ पर आएगा टेन थीटा बराबर, ये लंब और ये नीचे आधार, लंब क्या भाई सी डी, और आधार कौन सा है, ए सी, यही है भाई। ठीक है, तो जरा बताओ सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी की वैल्यू है भाई एच, ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है 100। ठीक है, तो यहां से बताओ टेन थीटा बराबर एच बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो, क्योंकि हमें h का मान निकालना है तो हमें tan और cot को हटाना पड़ेगा, तो tan और cot को कैसे हटा सकते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण नंबर 1 की गुणा समीकरण नंबर 2 से कर देता हूं। जब इन दोनों के आपस में हम गुणा कर देंगे तो बताओ भाई क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 की गुणा जब 2 से करेंगे तो इनकी तो आपस में गुणा हो जाएगी, साथ में ये क्या हो जाएगा बताओ, cot थीटा और tan थीटा की गुणा जब होती है, तो हमने ऑब्जेक्टिव में करवाया था त्रिकोणमिति, क्या करवाया था, इनका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 व
2 की गुणा करने पर, ठीक है भाई, तो हम यहां गुणा कर देते हैं। तो बताओ समीकरण में क्या दे रखा है, कॉट थीटा, इसकी गुणा किससे हो जाएगी, टेन थीटा से, बराबर समीकरण में क्या दे रखा है, एच बटे 25, इसकी गुणा किससे हो जाएगी भाई, एच बटे में 100 से। अब टेन थीटा और कॉट थीटा की गुणा क्या जाती है, एक, है ना। अब ये बार बार नहीं समझाएंगे क्योंकि हम उसमें समझा चुके हैं और आपने वो लेक्चर देख ही लिया हुआ है ना, ठीक है। एच की गुणा इससे करेंगे तो एच स्क्वायर, 25 गुणा 100 से करेंगे तो 25 और 2 जीरो यानी कि 2500, 2500, तिरछी गुणा कर दो, 2500 गुणा ऊपर तो इनके एच स्क्वायर बराबर आ गया 2500, ठीक है भाई। और एच से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या जाएगा, अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2500। और याद रखना भाई, अंडर रूट जो लगता है वो प्लस माइनस लगता है, लेकिन हमें प्लस माइनस की रूट है नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, एच दूरी है ना, लंबाई है, तो इसके लिए तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा मान। तो एच बराबर 2500 भी किसका होगा बताओ, तो ये हो जाएगा 50 का। तो जो एच है इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 50 मीटर है, और एच में माना क्या था, मीनार की ऊंचाई, तो हम लिख देते हैं अतः मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ठीक है भाई। तो ये सवाल हमारा हो गया। अगला जो प्रश्न हमें दे रखा है वो दे रखा है कि किसी मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में ए तथा बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ए तथा बी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट में ए बी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला सवाल भी हमारा पिछला वाला कोटि पूरक का ही था। तो इस दोनों जो सवाल, ये दोनों सवाल हैं, इनमें केवल अंतर ये है कि जो यहाँ पर 100 मीटर था वो यहाँ पर ए दे रखा है, और जो 25 मीटर था वो क्या दे रखा है, बी दे रखा है ना। और हमने लास्ट में देखा भी था, जो वैल्यू हमारी आई थी वो एच बराबर क्या आई थी, अंडर रूट में 25 और गुणा में 100, तो ए और बी हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल यही सवाल है हमारा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस ए और बी का अंतर है, ठीक है भाई। तो जहां 25 है वहां बी हो जाएगा, और जहां 100 है वहां पर ए हो जाएगा। मैं इसका चित्र बना देता हूं, जरा देखिए। तो चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक जो हमें दे रखी है क्या, मीनार दे रखी है, तो मीनार बना देते हैं। तो देखो ये इसकी क्या बन गई, मीनार बन गई। और यहां से हमने एक किसी मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में ए तथा बी, है ना। तो इस जो ये सरल रेखा है, इस मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में ए तथा दूरी पर, ए तथा बी दूरी पर दो बिंदु हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं हम कैपिटल ए, और यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं कैपिटल बी, ठीक है। और ये जो दूरियां हैं वो कितनी दे रखी है भाई, ये वाली जो पूरी दूरी है ये कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, और ये वाली जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, ये बी दे रखी है, ठीक है। और इस वाले बिंदु को मैं सी नाम देता हूं और इस वाले बिंदु को डी नाम देता हूं, ठीक है। और इनके जो कोण दे रखे हैं वो हमें कोटि पूरक दे रखे हैं, सही है भाई। तो देखो ये जो कोण है वो हम फिर से इस वाले कोण को क्या नाम दे देते हैं, हम थीटा नाम दे देते हैं। इस वाले कोण को हम क्या नाम दे देते हैं, 90 माइनस थीटा नाम दे देते हैं, ठीक है। और देखो ये जो ऊंचाई है इसको हम क्या मान ले रहे हैं, एच मान ले रहे हैं, ये ऊंचाई हो गई एच, सही है। और सॉल्यूशन नंबर कौन सा, 5, ठीक है। तो वैसे तो आपको सवाल समझ में आ ही गया होगा, यहाँ पर पिछले वाले सवाल में 100 लिखा हुआ था, यहाँ पर बी लिखा हुआ था, और यहाँ पर एच लिखा हुआ था। तो बिल्कुल हमारा सेम सवाल हो गया। अगर आप थोड़ा सा बैक करके देखेंगे तो जो सवाल वो था हमारा, है ना, वही ये वाला सवाल है। बस ए की और बी की थोड़ा अंतर है, ए की वैल्यू यहाँ पर 100 थी और ये वाली बी की वैल्यू कितनी थी, 25 थी, है ना। तो अब मैं इस सवाल को नहीं करा रहा हूं, है ना, क्योंकि आप बिल्कुल पिछले वाले सवाल को देखकर इस सवाल को सेम खुद करके देख सकते हैं, और खुद करोगे तभी आप पर सवाल करने आएंगे, है ना। अगला सवाल जो है हमारा वो क्या दे रखा है हमें, कि पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो हमें दो चीजें एक ध्यान में रखनी, कौन कौन सी। पहली बात तो यह है कि चोटी से, पहाड़ी की चोटी से जहाज के डेक का जो उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण का मतलब क्या हो गया, कि जो पहाड़ी की चोटी होगी वो कैसी होगी, डेक से ऊंची होगी, तभी तो उन्नयन कोण बनेगा। और तथा पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण, यानी कि अब की बार क्या हो गया, डेक पहाड़ी के आधार के सापेक्ष तो डेक कैसी है, ऊंची है, लेकिन पहाड़ी की चोटी के सापेक्ष जो हमारी डेक है वो कैसी है,
छोटी है, नीचे है ना, तो हमें इस प्रकार से चित्र बनाना पड़ेगा। तो हम चित्र बनाते हैं सबसे पहले तो चित्र हमारा भाई क्या बनेगा, सॉल्यूशन करते हैं भाई, सॉल्यूशन किसका, पहले सवाल का। तो देखो सॉरी पहले नहीं, छठे सवाल का, ठीक है भाई। छठे सवाल का सॉल्यूशन करते हैं कैसे, कि तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम यहां पर बनाएंगे दो चीजें। हमने एक क्या करा, समुद्र की पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर, तो देखो पानी की हमने मान ली, ये क्या है, पानी की सतह है, ये हमने पानी की सतह मान ली। यहां से 14 मीटर के ऊपर, 14 मीटर ऊंचाई पर, ये हमने मान ली, ये ऊंचाई कितनी है भाई, 14 मीटर है। यहां पर एक जहाज की क्या है, डेक है, सही है भाई, ये डेक है जहाज की। जहाज की डेक का मतलब होगा जहां पर व्यक्ति खड़े होते हैं, सबसे ऊंची वाली जगह है, ठीक है। अब देखो यहां से एक पहाड़ी को देख रहे हैं, अब जो पहाड़ी है वो असल में इस डेक से ऊंची बनाई जाएगी, तभी तो अपने कोण और उन्नयन कोण बन पाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये पहाड़ी बना ली, और ये डेक से कैसी है, ऊंची दिख रही है हमें, तो क्योंकि डेक जो है वो यहां तक ही है, यही तो डेक है, लेकिन पहाड़ी कैसी हमारी ऊंची बनी हुई है, ठीक है। और यहां से इस बिंदु का, यहां पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, देखो जब तक हमें व्यक्ति की ऊंचाई या लंबाई नहीं दे रखी हो तब तक हम व्यक्ति को बिंदु मानते हैं, ठीक है भाई। जब हमें दे रखी होगी, जैसे हमारे एनसीईआरटी में सवाल थे कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है ना, तो उस प्रकार के जब सवाल होंगे, हमें जब उसकी व्यक्ति की, लड़की की या व्यक्ति की किसी की हमें लंबाई दे रखी होगी तो हम उसको बिंदु नहीं मानेंगे, वरना हम उसको क्या मानेंगे, व्यक्ति को बिंदु मानेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये पहाड़ी की ऊंचाई हो गई, चोटी हो गई, और यहां से इसका उन्नयन कोण बन गया। इस व्यक्ति का उन्नयन कोण कितनी डिग्री का बनाया बेटा बताओ, तो हमसे ये बोल रहे हैं कितनी डिग्री है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। अभी बनाते हैं, 60 डिग्री लिख देंगे यहाँ पर। दूसरी काम क्या करें कि पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण, अब पहाड़ी का आधार कहाँ है, यही तो पहाड़ी का आधार है। अब यहाँ से अवनमन कोण, तो अवनमन कोण जो बनता है वो हमेशा ऊपर से बनता है, तो ऊपर ये वाला हो गया, और यहाँ से ये अवनमन कोण बन जाएगा, ठीक। तो एक तो ये वाला कोण बनेगा और एक ये वाला बनेगा, ठीक है। तो हमको दे रखा है क्या, जो उन्नयन कोण बनना है वो तो कितना है, 60 डिग्री, ये वाला जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री, और ये जो अवनमन कोण है वो कितना भाई, 30 डिग्री। अब अवनमन कोण की बात समझो, ये नीचे वाली ये आधार और ये वाला आधार, ये दोनों कैसे हैं, समांतर हैं, समांतर हैं, तो यहाँ पर क्या बनना है, जेड बनना है, और जब भी जेड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एकांतर कोण। देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों कोण कैसे हैं, एकांतर कोण। और समांतर रेखाओं में एकांतर कोण कैसे होते हैं भाई, बराबर होते हैं। तो ये हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब हम इनको नाम और दे देते हैं पहले तो, ठीक है। तो यहां से नाम देने शुरू करते हैं भाई। ये वाला बिंदु हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, सी, डी, और ये हो गया ई, ठीक है। ये हमने नेमिंग कर दी इसकी। अब देखो दूसरी चीज जो हमें दे रखी है, क्या हमें दे रखी है, पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर, तो ये वाली जो पानी की सतह है और इससे ऊपर ये वाली जो दूरी है वो कितनी है, 14 मीटर है। तो यहां से ये वाली जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 14 मीटर, तो हमने इसको 14 मीटर मान लिया, ठीक है भाई। अब देखो बात समझना कि अगर ये 14 मीटर है तो ये वाली दूरी यहां से लेकर यहां तक की ये भी कितनी होगी, 14 मीटर होगी, क्योंकि ये तो समान है, ठीक है। अब दूसरी बात समझो, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि पहाड़ी की ऊंचाई तथा उसकी जहाज से दूरी, जहाज से दूरी ये वाली है, पहाड़ी की ऊंचाई ये वाली है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहाड़ी की ऊंचाई मान लेते हैं सबसे पहले तो ये हो गई पूरी पहाड़ी की ऊंचाई। हमने मान ली पहाड़ी की ऊंचाई है वो h मीटर है, कितनी है भाई, h मीटर है। अब समझो कि अगर ये पूरी h है, ये वाली इतनी 14 है, तो जो बीच की जो हमारी बची वो कितनी बची भाई, ये बच गई h माइनस 14, ठीक है। दूसरी चीज, यहां से ये वाली जो दूरी है वो कितनी है, ये हम मान लेते हैं कितनी, x मीटर मान ले रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये हमने मान ली कितनी हो गई, x मीटर। अब देखो अगर ये वाली x है तो ऊपर वाली भी कितनी होगी, ये पूरी, ये भी कितनी होगी भाई, x। चलो अब हम इसी अपनी जो हमें वैल्यू दे रखी इन्हीं के साथ में हम सवाल को शुरू करते हैं। पहले जो हमने माना पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई भाई कौन सी है, क्या नाम है उसका, पहाड़ी की ऊंचाई का नाम है ए और सी, है ना, ए सी तो है ये वाली पूरी, ये हो गया ए सी बराबर कितनी मानी हमने, h मीटर। चलो आगे देखो, दूसरी चीज हमने मानी वो क्या मानी, तथा जहाज की पहाड़ी से दूरी, अब देखो ये जो है वो दो दूरियां हैं, एक तो नीचे वाली भी यही है और ऊपर वाली भी यही है, तो मैं यहाँ पर पहले नीचे वाली लिख देता हूँ, सी डी बराबर वो कितनी मान ली बेटा हमने, x मीटर मान ली, और असल में जो ये सी डी है वही दूरी किसके बराबर होगी, कहाँ गया भाई, बीई के बराबर, सही है, ठीक है। दूसरी चीज समझो, दूसरी चीज हम लिखेंगे जो हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, डी दे रखा है, डी क्या था भाई बताओ, ये इसकी ऊंचाई थी किसकी, सतह से जहाज के डेक की ऊंचाई, लेकिन हम ऐसे लिख दे रहे हैं, तथा हमें जो दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है डी,
डी कितना दे रखा है भाई, 14 मीटर दे रखा है। और असल में जो डीई है उस भाई वो किसके बराबर है, बीसी के बराबर है। तो यहाँ पर यही किसके बराबर हो गया, बीसी के बराबर हो गया। लास्ट चीज जो हमें निकालनी है वो ऊपर हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, ए बी है ना। तो ए बी हमने क्या मान लिया अभी बताओ। तो यहाँ से लिख लेते हैं, तो ए बी बराबर, ए बी कितना हो जाएगा बेटा, ए बी हो जाएगा h माइनस 14। सही है भाई, और इसको भी ले लेते हैं मीटर। तो ये हमारा सब माल मसाला तैयार हो गया। अब हमको केवल क्या करना है, शुरू करना है भाई इसको। तो हम शुरू करते हैं। अब देखो क्या, क्या, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम कि हम यहां पर त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज ले लें, सबसे पहले हमने ले लिया ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो ये कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या भाई, तो हम ये लिखेंगे त्रिभुज सी डी ई, सी डी ई में। इस त्रिभुज में हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पर लंब दे रखा है और आधार है, तो यहाँ पर लगा देंगे tan। तो ये tan और एंगल कितना दे रखा है, tan 30 डिग्री बराबर किसके बताओ, डीई बटे में सी डी बराबर डीई, डीई की वैल्यू कितनी है 14 बटे में सी डी की वैल्यू कितनी है x। और tan 30 का मान हमको पता है, क्या होता है tan 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर, बेटा बताओ क्या दे रखा है 14 और बटे में x। ऐसे ही भाई, ठीक है। तो अब यहां पर क्या कर रहा है, x ऊपर पहुंचेगा तो ये आ जाएगा x बराबर 14 अंडर रूट 3, ठीक है। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 मान रहे हैं, लेकिन क्योंकि इन सभी सवालों में ज्यादातर में हमको क्या दे रखी है, अंडर रूट 3 का मान दे रखा है 1.732, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर असली जो आंसर है उसको निकालने के लिए यहाँ पर अंडर रूट 3 की जगह 1.73 लगा दे रहे हैं, है ना। तो हम लगा दे रहे हैं जहां अंडर रूट 3 बराबर 1.73, तो मैंने क्या करा इसकी जगह वैल्यू लगा दी। तो x बराबर क्या आएगा भाई, 14 गुणा में 1.73, और इनकी गुणा कर देते हैं। तो देखो 14 3 42 हो गए, है ना, हासिल 4 हो गए, 14 सत्ते 98, 98 4 102 के 2, हासिल कितने हो गए बेटा 10, 14 एकम 14 और 10 कितने हो गए 24, यहाँ से आ गया 24.22। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। तो असल में एक आंसर हमारे यहाँ से बन जाता है ना। इसको हम अपनी समीकरण में यूज कर देंगे, जो हम आगे सॉल्व करेंगे उसमें यूज कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये एक हमारा आंसर आ गया, x का मान आ गया। अब हम क्या करते हैं, अपना दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। तो दूसरा त्रिभुज कौन सा भी हमारा, तो दूसरा त्रिभुज जो है वो बनेगा भाई त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में। अब भाई देखो त्रिभुज ए बी ई में कितनी डिग्री भाई, ये लंब हो गया, ये आधार है फिर से x, तो कितनी डिग्री है 60 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटे में बीई बराबर, भाई बताओ ए बी की वैल्यू बताओ h माइनस 14 बटे में बीई की वैल्यू बताओ x, ठीक है। tan 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3 बराबर में h माइनस 14, और x की वैल्यू हमको पता है जो हमने अभी निकाली थी, कहां गई भाई, ये रही, कितनी है 14 अंडर रूट 3। तो इसको साइड में लिख लेते हैं कि हमने कहां से लगाया ये मान, समीकरण 1 से, ठीक है भाई। तो देखो अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या हमको बटे में 1 करके यहाँ पर त्रिची गुणा करनी पड़ेगी, तो हम त्रिची गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया भाई h माइनस 14 बराबर में 14 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, ऐसा ही भाई, दोबारा अंडर रूट 3 आ गए, और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 गुणा क्या आएगी 3 आ जाएगी, और 14 3 क्या हो जाएंगे 42 हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो कितने बच गए 42, ये वाले 14 इधर चले जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, तो ये माइनस 14, नहीं सॉरी इधर माइनस के तो उधर जाके किसको जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो ये होगा 14, और यहाँ से h का मान कितना आ गया 4 और 2 6 आ गए, 4 और 1 5 आ गए, तो ये आ गया हमारा 56 मीटर। तो इस प्रकार से हमने अपने दोनों आंसर निकाल लिए, और हम दोनों को यहाँ पर लिख देते हैं। लास्ट लाइन लिखनी बहुत आवश्यक है ना, जो हमारी फाइनल आंसर बनती है। क्या, अतः पहाड़ी की ऊंचाई, जो कि हमने क्या मानी थी, पहाड़ी की ऊंचाई h मानी थी, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 56 मीटर, तथा दूसरी चीज क्या थी, जहाज की पहाड़ी से दूरी वो कितनी आई भाई 24.22 मीटर। तो लिख देंगे तथा पहाड़ी की जहाज से दूरी कितनी हो गई भाई, ये हो गई 24.22 मीटर है।
तो इस प्रकार से भाई हमारा सवाल पूरा हो गया। अगला सवाल क्या दे रखा है कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, अब देखो भवन का शिखर है और केबल टावर का शिखर है। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण बनना है। इसका मतलब क्योंकि भवन के शिखर से उन्नयन कोण कब बनेगा, जब नीचे से ऊपर की ओर बनेगा। इसका मतलब भवन का शिखर कैसा होगा, नीचा होगा, और केबल टावर का शिखर कैसा होगा, ऊंचा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। तो देखो ये हो गया भाई, ये जो है यहाँ पर बना लिया हमने एक भवन। ठीक है, भवन टेढ़ा हो गया भाई, इस भवन को सीधा कर लेते हैं। टेढ़ा हो गया तो गिर जाएगा और हम रहने लगे तो हम दब जाएंगे, इसलिए हम इसको सीधा कर लेते हैं। बहुत ज्यादा सीधा नहीं है लेकिन ठीक है। चलिए, आप जब चित्र बनाए तो पेपर में स्केल का प्रयोग करें, है ना, उसको बोलते हैं पटरी, हाँ ट्रेन वाली। चलिए देखिए भाई, अब देखो ये हो गया हमारा भवन का भवन बन गया ये हमारा। यहाँ पर इससे कुछ दूरी पर हमने कुछ दूरी पर ही क्या बना लिया, एक केबल टावर बना लिया, जो कि हमें इससे ऊंचा बनाना पड़ेगा, तभी हमारा क्या बनेगा भाई, उन्नयन कोण बन पाएगा। तो हमने ऊपर बना लिया, थोड़ा सा भवन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ से इसको भी मिला देते हैं, जिससे कि उन्नयन कोण बन पाए और हमारा त्रिभुज बन जाए। तो यहाँ से उन्नयन कोण दे रखा है हमें, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बेटा, 60 डिग्री है। तो ये जो कोण दे रखा है वो हमें दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, दूसरी चीज, इसके पाद से केबल टावर के मतलब पाद से अवनमन कोण कितनी डिग्री का है, 45 डिग्री। यानी कि ये जो अवनमन कोण भाई, यही नहीं तो बनेगा अवनमन कोण ऊपर, ये अवनमन कोण हो गया। ये कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो मैं सबको लिख लेता हूँ कैसे, ये जो उन्नयन कोण दे रखा है वो दे रखा है हमें 60 डिग्री। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ये हो गया हमारा कितना, 60 डिग्री उन्नयन कोण। अवनमन कोण ये वाला होता है और ये हमको दे रखा है 45 डिग्री। अब देखो भाई ध्यान से, क्या कि यहाँ पर फिर से ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर है। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, जेड बनेगा, और जेड का मतलब एकांतर कोण, और एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी कितनी डिग्री का बनाएगा, 45 डिग्री बनाएगा। ठीक है, चलिए इतनी इंफॉर्मेशन हो गई हमारी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से नाम देना शुरू करते हैं। तो पिछले वाले बिल्कुल सवाल की तरह सेम करेंगे। यहाँ पर ए नाम लिखेंगे, यहाँ पर बी लिख दे रहे हैं, ये हमारा सी हो गया, ये हो गया डी, और ये हो गया ई। हम ज्यादातर सभी सवालों को एक ही जैसे प्रकार से करेंगे, क्योंकि इनकी केवल भाषा और लैंग्वेज चेंज है, बाकी चीजें हमारी सेम दे रखी है ना। एंगल चेंज कर देंगे लेकिन हमें चित्र इसी प्रकार से बनाकर इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 10 मीटर ऊंचा भवन, यानी कि भवन की जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है यहाँ से 10 मीटर। ठीक है, दूसरी चीज समझो भाई, दूसरी चीज क्या दे रखी है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, और कुछ नहीं दे रखा है। अब देखो ये वाली अगर 10 होगी तो ये भी कितनी होगी भाई, 10 होगी। मैं अंदर लिख देता हूँ इसको भी, ये भी हमारी कितनी होगी, 10 मीटर में, है ना। ठीक है, अच्छा इसकी ऊंचाई हमें बतानी है, तो हम ऊंचाई इसकी क्या मान ले रहे हैं, हम मान ले रहे हैं h मीटर मान लेते हैं। ठीक, और ये वाली दूरी क्या मानते हैं, हमेशा x मानते हैं। अब देखो अगर ये x है तो ये वाली भी कितनी होगी, x होगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x, ये भी कितनी होगी, x होगी। दूसरी चीज, अगर ये 10 है, ये भी 10 है, ये पूरी h है, तो ये ऊपर वाली a भी कितनी बच गई, पिछले वाले सवाल की तरह बिल्कुल कर रहे हैं सेम, देख लेना भाई, h माइनस 10। अब बताओ क्या पिछले सवाल में और इस सवाल में कोई अंतर है, हाँ अंतर तो है ना। वैल्यू सबके अलग अलग दे रखी है, कोण भी अलग दे रखे हैं, अंतर है, लेकिन करने का तरीका बिल्कुल हमारा सेम रहेगा। कैसे, हम यहाँ पे लिखेंगे माना, पहली बात तो ये लिख लो कौन सा सॉल्यूशन कर रहा है भाई, तो 7वें प्रश्न का, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 7। लिखो भाई माना, क्या मानते हैं, सबसे पहले हमने मान लिया कि जो हमें केबल टावर दे रखा है जिसकी ऊंचाई बतानी है वो हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर मान लिया, माना केबल टावर की ऊंचाई क्या दे रखी है भाई, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, AC है, यानी कि नाम इसका AC है, और AC नाम है तो ये, और हमें मानी कितनी है, h मीटर। ठीक है भाई, अगली चीज बताओ, तथा दूसरी चीज क्या मानी हमने, तथा अब की बार क्योंकि ये वाली दूरी हमसे पूछी नहीं है, इसलिए हम केवल इसको CD नाम दे दे रहे हैं, जिससे कि हम आसानी से कर पाए। तो हमने यहाँ लिख लिया CD, तथा CD बराबर कितनी मान ली, x मीटर, तथा CD बराबर x मीटर। और याद रखना जो CD है वही क्या है, BE है, तो यहाँ पे लिख दिया BE। ठीक है भाई, अगली चीज समझो भाई, अगली चीज क्या है, जो हमें दे रखी है, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है DE, यानी भवन की ऊंचाई। तो मैं लिख देता हूं भवन की ऊंचाई DE, ये हमें दे रखी है। ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 10 मीटर। तो जो ये
डी होगी, वही सेम वैल्यू कौन सी होगी, सी बी होगी, या बी सी लिख सकते हैं, सी बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी रह कौन सी गई हमारी, एक वैल्यू रह गई कौन सी, ए बी की। तो ए बी बराबर h माइनस 10 मीटर। अब बस, अब यहां से हो गया, इतना काम हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपने त्रिभुज लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये हमारी चीज मानी थी हमें। तो यहां पर हम लिख रहे हैं त्रिभुज। सबसे पहले कौन सा ले रहे हैं, सबसे पहले ये वाला ले रहे हैं भाई, कौन सा, सी डी ई में। बताओ भाई क्या दे रखा है, तो हमें दे रखा है कि tan 45 डिग्री दे रखा है। पहली बात तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पर, डी है। आधार कितना है, आधार है सी डी। डी का मान बताओ कितना है, 10 है। सी डी का मान बताओ कितना है भाई, x है। और tan 45 का मान हमें पता है कितना होता है, 1 होता है। तो 1 बटे में 1 बराबर में 10 और बटे में x। तो ये हो गया x एकम x, गुणा कर दी तो x बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। ठीक है, और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसका प्रयोग करेंगे जब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा बेटा बताओ, तो दूसरा त्रिभुज हमारा ऊपर वाला कौन सा भाई, त्रिभुज ए बी ई में। ए बी ई में, तो इन दोनों में बताओ कितनी डिग्री कोण लग रहा है बेटा, tan 60। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ tan 60 डिग्री बराबर, भाई बताओ tan 60, यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर ए बी आएगा, बटे में क्या आएगा, बी ई आएगा। और इन दोनों का मान ही हमने ऊपर लिख रखा है। ए बी का मान h माइनस 10 है, बी का मान कितना है भाई, x है। और x की वैल्यू हमने निकाली, वो हम बाद में लगा देंगे। tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर h माइनस 10 और बटे में x बटे में 1। ठीक है, अब देखो यहाँ तिरछी वाली गुणा करेंगे, है ना, और h माइनस 10 की गुणा इधर होगी 1 से, तो यहाँ पर आएगा h माइनस 10 आ जाएगा, बराबर में x की गुणा √3 से जाएगी, तो बराबर में आएगा √3x। ठीक है भाई, और x की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 10 है। तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा h माइनस 10 बराबर 10 √3 हो जाएगा। और ये मान हमने कहां से लगाया, समीकरण नंबर 1 से। अगला काम क्या है अभी बताओ, कि 10 को जो यहाँ पे लिखे उनको दूसरी साइड में ले जाते हैं हम, है ना। तो 10 को उधर ले जाते हैं भाई, तो बताओ उधर जाके ये कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे h बराबर 10। अब देखो एक बात और कर लेते हैं, क्या √3 का मान लगा देते हैं, क्योंकि हम सोच सकते हैं √3 का मान लगवाएं। तो मैं चलो एक काम करता हूँ, दोनों चीजें पहले लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आएगा 10 √3 और प्लस के कितने 10, है ना, ऐसा ही है भाई। ठीक है, और यहाँ पर से 10 हम कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ आएगा √3 और प्लस में 1। तो इस तरह से पहला आंसर तो हमारा ये भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम अपनी श्योरिटी के लिए हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाए, तो इसलिए हम √3 का मान लगा देते हैं। हम लिख देते हैं जहां √3 बराबर 1.73। ठीक है, ये हमने दशमलव के 2 अंकों तक लगा दिया है ना, 2 स्थान तक। h बराबर हो जाएगा 10 अंदर 1.73 और प्लस में 1। ठीक है, तो h बराबर क्या हो गया भाई, 10 और गुणा में बताओ ये कितने हो गए भाई, 1 और 2 2.73, और इनकी जब गुणा कर दोगे तो h बराबर आएगा 27.3। ये लगभग में मान होते हैं ना, और ये मीटर। ठीक है, तो हम लास्ट में एक लाइन जरूर लिख देंगे जो हमसे पूछी थी, क्या पूछी थी हमसे, केवल टावर की ऊंचाई। तो हम लिख देंगे अतः केवल टावर की ऊंचाई 27.3 मीटर है। ठीक है, तो अगला सवाल है हमारा कि एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड के बाद उसी पेड़ से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो हमें यह समझनी है कि चिड़िया उड़ रही है, लेकिन उसकी ऊंचाई कैसी रह रही है भाई, समान रह रही है। ठीक है, और उन्नयन कोण हमारा 45 डिग्री से कितना हो जा रहा है बेटा, 30 डिग्री, और 2 सेकंड के बाद हो जा रहा है। तो हमें कुल मिलाकर पता नहीं क्या, चिड़िया के उड़ने की चाल बतानी है। ठीक है, तो पहले तो चित्र बनाते हैं, और यहाँ पर एक आपको नई बात सीखने को मिलेगी इस चित्र से। ठीक है, तो सबसे पहली बात समझो कि हमने मान लिया एक यहाँ पर एक पेड़ है, ये भी पेड़ बना दिया, है ना, और बहुत अच्छा तो बनाना आता नहीं है, छोड़ दो, है ना, समझ लोगे बात को। अब बात ये है कि यहाँ पर क्या बैठी, कोई एक चिड़िया बैठी है, यहाँ पर एक चिड़िया बैठी है, और ये पृथ्वी पर कोई एक बिंदु है, यहां से इस चिड़िया का उन्नयन कोण,
चिड़िया का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। तो ये जो कोण है वो कितना है भाई 45 डिग्री। ठीक है, तो मैंने इसको बना दिया क्या 45 डिग्री। चलो मैं बाद में लिख दूंगा ये 45 डिग्री, बाहर को बना दिया कितना ये 45 डिग्री। ठीक है, अब दूसरी बात समझो कि चिड़िया अब उड़ रही है, उड़ी और उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रही, लेकिन 2 सेकंड के बाद उसी चिड़िया का उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री। अब भाई यहां पर एक बात समझनी पड़ेगी क्या, कि चिड़िया को किस दिशा में उड़े, चिड़िया वो किस दिशा में उड़े कि उन्नयन कोण घट जाए। तो बताओ भाई, अगर इस बिंदु से इस पेड़ की या इस चिड़िया की ऊंचाई को अगर इस बिंदु की साइड में हम बढ़ाएंगे तो कोण बढ़ेगा या घटेगा। तो हमने कहा देखो साइड में अगर बढ़ाओगे तो ये वाली जो दूरी है वो बढ़ती जाएगी, जब बढ़ जाएगी ये कोण क्या होता है भाई, ये इन दोनों को बीच का गैप ही तो होता है। तो अगर तुम यहां पर ले आओगे इस बिंदु को तो गैप और ज्यादा हो जाएगा, तो कोण क्या होगा बढ़ेगा। तो यानी कि इस बिंदु से चिड़िया कहां की ओर उड़ रही है, दूर की ओर उड़ रही है। कैसे पता चला कि कोण हमारा क्या हो रहा था, घट रहा था। ठीक है, तो अब भाई क्या हो गया, मान लीजिए चिड़िया जो है उड़कर कहां तक पहुंच गई, यहां तक पहुंच गई। ठीक है भाई, चिड़िया उड़कर यहां तक पहुंच गई है और इसका जो उन्नयन कोण है चिड़िया का, लेकिन इसकी ऊंचाई भाई समान नहीं है, जो यहां पर थी ऊंचाई वही यहां पर है, लेकिन उन्नयन कोण अब की बार कितना हो गया भाई 45 डिग्री से कितना हो गया 30 डिग्री। ये जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री से कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। यानी कि जैसे जैसे इस बिंदु से दूरी बढ़ेगी कोण घटेगा, जैसे जैसे बिंदु से इसकी दूरी कम होगी कोण बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, अब बिंदु को मान लेते हैं, ये वाला जो बिंदु है इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे दिया हमने बी, ये वाला बिंदु हो गया सी, ये बिंदु हो गया डी और ये वाला बिंदु हो गया ई। ठीक है भाई, तो हमने सभी बिंदुओं को अपना नाम यहां पर दे दिया। ठीक है, अब देखो किस किस चीज की दूरी हमसे पूछी गई है और किसकी हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हम जो बात दे रखे हैं वो दे रहे हैं कि चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। तो बात यह है कि भाई 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठ रही है, तो इसकी जो पेड़ की ऊंचाई है वो कितनी है 80 मीटर है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ भाई ऊंचाई, यहाँ से ये वाली ऊंचाई जो है कितनी है 80 मीटर है। और असल में ये जो ऊंचाई है वो सेम दोनों की यही है ना, बी सी और डी ई दोनों की ऊंचाई कितनी है 80 मीटर है। ठीक है, दूसरी बात समझो, दूसरी चीज हमसे कह रहे हैं वो केवल अब कोण दे रखे हैं, हमें दे रखा है समय कि 2 सेकंड के बाद, यानी कि बी से डी तक पहुंचने में उन्हें कितना समय लगा भाई 2 सेकंड का समय लगा चिड़िया को। लेकिन हमें ये दूरी नहीं दे रखी है, हमें बतानी है इस चिड़िया के उड़ने की चाल। और हमको पता है कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई, दूरी बटे समय। तो अगर हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो हमें आराम से इसकी चाल का पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ चीजें माननी है वो हम मान लेंगे। ये वाली चीज हमें कितनी दे रखी, ये वाली दूरी कितनी दे रखी भाई 80 दे रखी, तो ये भी 80 होगी इधर वाली। तो ठीक है, यहां पर भी लिख देते हैं 80। ठीक है, दूसरी चीज समझो, ये जो दूरी है ये कितनी है x है, ये अपने x मान ली, और ये वाली जो दूरी है वो हमने क्या मान ली पाई। ठीक है, तो बताओ ये जो पूरी दूरी है ये कितनी हो जाएगी a से लेकर d तक की, तो ये हो जाएगी x और प्लस में y। इस तरह से ये हमारी पूरी पूरी दूरी हो गई। ठीक है, चित्र बन गया। अब सवाल को करते हैं, तो देख लो, सबसे पहले लिख लेते हैं, माना ए बी बराबर x मीटर। ठीक है, दूसरी चीज बी डी बराबर तथा बी डी बराबर y मीटर। तो यहां से एडी की वैल्यू हम लिख देंगे, एडी बराबर x प्लस वाई मीटर। ठीक है भाई, और दूसरी चीज अब जो हमें दे रखी थी वो लिख लेते हैं। हमें जो दे रखी है वो असल में बीसी की वैल्यू दे रखी है, हम यहाँ पर डायरेक्ट बीसी लिख दे रहे हैं इसको। तो बीसी बराबर कितनी है 80 मीटर है, और जो बीसी की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू है डीई की वैल्यू है, बस। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा बीसी और डीई, ये दोनों चीजें बराबर हो गई। हम यहाँ पे लिखते हैं अगला काम क्या है हमारा, कि अब त्रिभुज को लिख लेते हैं भाई। तो पहले हम सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद में जो हमें निकालना है वो हम लास्ट में निकालेंगे, लिख देंगे कि यहाँ पर ये चीज दे रखी है और ये हमसे पूछिए। तो सबसे पहले त्रिभुज ले लो भी, कौन सा लोगे, तो त्रिभुज लेंगे ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में बताओ भाई, ए बी सी में ए बी सी, तो इसमें कितनी डिग्री कोण लगेगा 45 डिग्री। तो ये आएगा हमारा 10 45 डिग्री बराबर 10 45 लंब बटे आधार, लंब कितना है बीसी है, आधार कितना है ए बी है। बीसी की वैल्यू बताओ बेटा, तो बीसी की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी है 80 मीटर है।
ठीक है, मीटर हटा देता हूँ अभी, है ना, केवल 80 लिखते हैं। तो BC की वैल्यू जो है वो है 80। ठीक है, नीचे बताओ AB कितना है भाई, x है। ठीक है, अब देख लो 10 45 का मान होता है 1, 1 के बटे में 1 लिख दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम कैंची वाली गुणा कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x गुणा यहाँ पर करी तो x और बराबर में 80। तो हमारा एक मान आ गया किसका, x का, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अगला, अब त्रिभुज अगला लेना पड़ेगा। अगला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ADE। बताओ भाई, त्रिभुज ADE में तो इसमें क्या लगेगा, tan 30 डिग्री, tan 30 लग गया। अब tan 30 लगेगा, tan 30 के लिए फिर से ऊपर चलेगा भाई DE, लंब हो गया। आधार क्या है हमारा, AD, बराबर DE की वैल्यू फिर से 80, और AD की वैल्यू कितनी है भाई, AD की वैल्यू पूरी x प्लस वाई। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर में 80 और बटे में x और प्लस में y। बस इतना काम हो गया। अब यहां से आगे चलते हैं ऊपर। तो ऊपर जो हम लिखेंगे x प्लस वाई क्यों ना यहां पर कर देंगे, तो यह आएगा हमारा x प्लस वाई बराबर में 80/√3। ठीक है भाई, अभी हमने x की वैल्यू नहीं लगाई है, और x की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 80 है, तो मैं यहां पर लगा दूंगा। तो x की जगह लगा दिया 80 प्लस में y बराबर में 80/√3। मान कहां से लगाया, समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं समीकरण नंबर 1 से। ठीक है भाई, अगला काम देखो क्या है। अब 80 को उधर ले जाते हैं, तो y बराबर हमारा क्या आएगा, 80/√3 माइनस 80। ठीक है, तो 80 को अगर हम यहां से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर 80 कॉमन ले लिए तो ये आएगा √3 माइनस 1। ठीक है, तो आगे अब क्या करें भाई, तो आगे क्या है भाई यहाँ पर कि हम यहाँ पर √3 का मान भी लगा देते हैं। तो बताओ भाई √3 का मान कितना होता है, मैं साइड में लिख देता हूँ। तो √3 का मान होता है 1.73, है ना, किसका मान होता है ये, √3 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यही वैल्यू रख देता हूँ। तो बताओ y बराबर 80 और साथ में 1.73 माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर घट जाएगा, तो y बराबर बचेगा 80 गुणा में 0.73। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करते हैं। तो भाई गुणा करने का तरीका समझो क्या, कि जैसे ही मैं यहाँ पर 80 लिखा है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो यहाँ पर 1 दशमलव इधर हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7.3 हो जाएगा। तो पहले मैं 8 की गुणा कर लेता हूँ, तो 8 की गुणा करेंगे, बताओ कितनी होगी, 8 3 24, 8 3 24 और 8 7 56, 56 और 2 कितने हो गए भाई, 58 हो गए, है ना। तो देखो दशमलव एक अंक के बाद होना चाहिए, तो यहाँ पर 10 है यानी कि 0 है, तो ये हो जाएगा 7.3, तो ये हो जाएगा 58.4। तो ये आंसर किस में आ गया भाई, मीटर में आ गया। किसका मान आ गया, बाई का मान। अब देखो ये बाई है क्या, असल में ये बाई है BD की दूरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब लिखता हूं कि ये जो आ गई BD की दूरी तो आई है, ये किसकी दूरी आई है, BD। ठीक है, अब जरा समझो यहां पर हमें क्या दे रखा है कि BD दूरी तय करने में चिड़िया को लगा समय। बताओ कितना समय लगा है, तो इसको समय लगा है 2 सेकंड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चिड़िया की चाल। तो चिड़िया की चाल, चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, है ना, यही तो होता है। तो दूरी कितनी है, हम यहां पर लिख दे रहे हैं BD दूरी बटे में समय कितना है, 2 सेकंड। ठीक है, BD जो दूरी है वो कितनी है, वो है हमारी 58.4 मीटर है, बटे में 2, और ये क्या है हमारा, सेकंड है। तो 2 से काटेंगे भाई, 2 से काटो, 2 मैं यहां लिख देता हूँ मीटर, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 1 बचेगा, 2 ने 18 और 2 दूनी 4। तो ये आया गया हमारा चाल कितनी, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई, तो ये चिड़िया की क्या हो गई, चाल हो गई, और हमारा आंसर हो गया।
अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमें दे रखा है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, यानी कि मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है, तथा भवन के पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। और हम इसे कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई ये है। ठीक है भाई, सिद्ध कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा क्या हमारे जो प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है कि मंदिर के शीर्ष दो चीजें बननी है, एक तो मंदिर है और एक भवन है। कौन सी चीज ऊंची बनेगी ये पता चलेगी अभी उन्नयन कोण से। ठीक है, तो देखो मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि मंदिर से भवन पर उन्नयन कोण बनना, यानी कि मंदिर कैसा बनेगा? नीचे बनेगा, और भवन कैसा बनेगा भाई? ऊंचा बनेगा। ठीक है भाई, तो यहां पर सबसे पहले तो हमारा प्रश्न नंबर कौन सा है? ये 9 है। ठीक है, तो 9 प्रश्न डाल देते हैं। पिछले वाले सवाल में शायद हमने प्रश्न नंबर चेंज नहीं किया था, वो 8 था, है ना? ठीक है, चलो अब देखो नवा प्रश्न डालते हैं अपना। तो नवा जो प्रश्न है हमारा, उसके लिए हम सबसे पहले मंदिर बना लेते हैं। देखो भाई, इस साइड में हमने एक क्या बना लिया? मंदिर बना लिया। ठीक है, और क्योंकि भवन हमें ऊंचा बनाना है तो इसलिए थोड़ा सा मंदिर की ऊंचाई यहां पर कम कर देते हैं। ठीक है, यहां पर हमने क्या करा? भवन बना लिया ऊंचा सा। ठीक है भाई, चलो ये मंदिर है, ये भवन है, और यहां पर ये इनका आधार हो गया। ठीक है भाई, अब देखो हमसे क्या कहना है कि मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये देखो भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण ये कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, और साथ में ही मंदिर के शीर्ष से भवन के पाद का अवनमन कोण ही बनेगा भाई। यहाँ पर ये वाला कौन सा बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। ये उन्नयन कोण है और ये वाला अवनमन कोण है। ये कितना दे रखा है? 45 डिग्री दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जो है वो 30 डिग्री दे रखा है, और अवनमन कोण यहाँ बना है, और अवनमन कोण हम कई बार बना चुके हैं। अवनमन कोण जब बनता है तो ये समांतर रेखाएं, और ये समांतर रेखाएं हैं तो ये जेड बनेगा, और जेड बनेगा तो ये एकांतर कोण होंगे, और ये हमारे आपस में बराबर होंगे। ठीक है भाई, अब नेमिंग कर देते हैं भाई इनकी। तो इस वाले बिंदु को ए मान लेते हैं, ये हो गया बी, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया डी, और ये हो गया भाई ई। सही है, ठीक है। जो जो नाम लिखने हैं वो नाम लिख देते हैं भाई। क्या क्या नाम लिखना है हमें? सबसे पहले वो नाम सॉरी दूरी लिख लेते हैं। दूरी क्या है हमारी? मंदिर की ऊंचाई दे रखी है 15 मीटर, तो जो मंदिर की ऊंचाई है वो है 15 मीटर। 15 मीटर। और देखो भाई सीधी सी बात है कि अगर ये वाली ऊंचाई 15 है तो ये वाली भी कितनी होगी? ये कितनी होगी भाई? 15 होगी। तो मैं यहाँ पर अंदर भी लिख देता हूँ 15। ठीक है, चलिए हमें असल में बतानी क्या है? हमें बतानी है, सिद्ध करनी है भवन की ऊंचाई। तो हमने क्या करा? भवन की ऊंचाई यहां से मान ली, और ये हमें जो सिद्ध करनी है वो आदम आ जाएगी। ये हम क्या मान ली? एच मान ली। और अगर ये वाली 15 और ये 15 है तो ऊपर की जो एच बची वो ये वाली जो बची ए बी वो कितनी हो जाएगी? एच माइनस 15। तो आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर सभी सवाल हमारे इसी प्रकार के हो रहे हैं। पीछे भी हमने इसी प्रकार के बने थे। ठीक है, अब ये नीचे वाली दूरी हम क्या मान लेते हैं भाई? एक्स मान लेते हैं। तो अगर ये नीचे वाली दूरी एक्स होगी तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी भाई? एक्स। ठीक है, ये सभी चीजें हो गई। तो जरा लिख देते हैं हमने क्या क्या चीज मानी है। तो हम यहां मान लिया, माना भवन की ऊंचाई कौन सी है भाई? भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई है एसी बराबर कितनी? एच मीटर। ठीक है, दूसरी चीज जो हमने मानी, तथा हमने जो दूरी मानी वो कौन सी मानी है? सी और डी मानी है। तो सी डी कितनी मानी है भाई बताओ? सी डी जो दूरी मानी है वो है किसके बराबर? पहले तो ये बता दो, सी डी किसके बराबर है? बीई के बराबर है। और ये दोनों दूरियां मिलकर कितनी हो गई? एक्स मीटर हो गई। ठीक है भाई, चलो अगली चीज जो हमें दे रखी है, क्या दे रखी है? हमको दे रखी है डी। डी क्या है? डी है मंदिर की ऊंचाई, बराबर ये कितनी है? ये है 15 मीटर। और सीधी सी बात है, जब डी 15 होगी तो बीसी भी कितनी होगी? 15। ठीक है, अब यहां से हम लास्ट चीज लिख सकते हैं अपनी। तो ए बी बराबर कितनी हो जाएगी? एच माइनस 15। तो इस तरह से हमने अपनी सभी चीजें यहाँ पर लिख ली। अब क्या करेंगे? अब अगला काम जो है हमारा वो क्या है? हमें वैल्यू निकालना। और सबसे पहले त्रिभुज को उठा लेते हैं। कौन से त्रिभुज को? त्रिभुज सी डी ई में। ठीक है भाई, बताओ सी डी ई में क्या है? तो सी डी ई में जो हमें वैल्यू दे रखी है वो
लंब की और आधार की दे रखी हो, साथ में tan है, तो ये tan लगा देंगे, क्यों 45 डिग्री दे रखा है, तो ये आएगा tan 45 बराबर DE बटे में CD बराबर DE का मान 15, CD का मान x, ठीक है, और tan 45 का मान कितना होता है 1, और बटे में मैं 1 लिख देता हूँ क्योंकि हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर जाएगा 15 और बटे में x, तो यहाँ से x की गुणा करेंगे इधर 15 के इधर, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 मीटर, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। जिस प्रकार से हम अपने सभी सवाल करते हुए आए उसी प्रकार से इसको कर रहे हैं, ठीक है भाई। अगली चीज क्या है, अगली चीज अगला त्रिभुज है, ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे हम जहाँ एंगल दे रखा है, कौन सा त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE में, इसमें बताओ भाई क्या है, तो त्रिभुज ABE में क्या है भाई tan 30 डिग्री, यहाँ पर लगा देंगे हम tan 30 डिग्री, और tan 30 है तो ये क्या है AB बटे बताओ बेटा BE बराबर AB की वैल्यू बताओ h माइनस 15, BE की वैल्यू बताओ जो नीचे वाली कितनी है भाई x, tan 30 का मान 1/√3 बराबर बताओ भाई h माइनस 15 बटे में B की जगह कितना है x। इससे आगे अब सॉल्व करते हुए यहाँ पर क्या कि यहाँ पर कैची वाली गुणा करेंगे तो इसकी गुणा h माइनस 15 गुणा √3 से होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई √3 की गुणा h माइनस 15 है तो √3h माइनस 15 √3 बराबर में x, और x का मान भी हमको पता है कितना है 15 है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि √3h माइनस 15 √3 बराबर में x की जगह 15, और ये हमने कहां से लिखा है समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, अगला काम क्या है कि 15 √3 को उधर ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा √3h बराबर 15 ये वाले प्लस में 15 √3, ठीक है भाई, और हम 15 को क्या ले रहे हैं हम कॉमन, तो यहां से बताओ क्या बचेगा, ये बचेगा भाई √3h, तो उधर जा रहे हैं भाई, तो h बराबर हो जाएगा 15 कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा √3 प्लस में 1 और बटे में कितने √3, तो इससे क्या करते भाई हम इसका हर का परमीकरण कर देना, तो हर का परमीकरण क्या होगा भाई √3 और बटे में √3, यानी कि नीचे वाले जो हर दे रखा है उसका परमीकरण, ठीक है, नीचे तो √3 गुणा √3 से होगी 3 बन जाएंगे, ठीक है, ऊपर क्या होगा इस वाले √3 गुणा अंदर कर देना, तो बताओ ऊपर 15 लिखे हैं, साथ में इनकी जब गुणा यहाँ पर होगी तो हो जाएंगे 3 और प्लस में √3 हो जाएंगे, ठीक है, नीचे बताओ कितना है भाई, नीचे हो जाएगा हमारा √3 ये √3 तो ये कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर काट दे रहे हैं 3 से काटेंगे भाई, तो 3 पंजे 15 तो ये आएगा 5 और साथ में 3 और प्लस में √3, ठीक है, तो यही हमें क्या करना था यहाँ पर देखो सिद्ध करना था, शायद पहले जो था वो गलत लिखा हुआ था है ना, इसका जो आंसर है वो 5 3 प्लस √3 ही आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः किसकी ऊंचाई मानी थी हमने भवन की ऊंचाई 5 3 प्लस √3 है, ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया, और हमें ये याद रखना है कि जो हमारे अनसोल्ड पेपर हैं उनमें आंसर क्या है भाई कुछ गलत दे रखे हैं क्योंकि मिसप्रिंट हो जाती है, तो इसीलिए जब भी कोई भी आंसर तुम्हें लगे और तुम्हें उसका अगर गलत लग रहा है तो हमें क्या करना है उसको क्रॉस चेक करना है, यानी कहीं और पर भी चेक करना है कि अगर आंसर हमारा कि हमारा ही गलत है या उसमें मिसप्रिंट हो रखा है, ठीक है भाई, तो इतना काम देख कर करना है। अगला प्रश्न है वो दे रखा है कि एक नाव से जो पुल की ओर आ रही है किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया, नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया, ठीक है, यानी कि पुल का उन्नयन कोण क्या हो गया 30 डिग्री से कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, तो मैंने पहले भी बताया था कि जैसे जैसे बिंदु के नजदीक जाएंगे उन्नयन कोण क्या होगा बढ़ता जाएगा, ठीक है भाई, नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है भाई, तो देखो तो सबसे पहले अब जैसा भी बनेगा भाई देखना जरा, यहां पर एक हमने क्या बना लिया एक पुल बना लिया, तो पुल का कोई एक सिरा हमने यहाँ पर बना लिया है ना जो पुल है, ठीक है, यहाँ पर ये पुल हमारा बना हुआ है, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक, यहाँ पर क्या है कोई एक नाव है, इस बिंदु पर हमने नाव बना ली है ना, ये क्या है नाव है, और ये नाव से पुल की क्या हो गई दूरी हो गई, ठीक है, अब ये क्या है नाव का किसी क्षण नाव का पुल के साथ में उन्नयन कोण कितनी डिग्री देखा गया बेटा 30 डिग्री देखा गया, हमें ये दे रखा है कितना देखा गया 30 डिग्री,
तो यहाँ पर बना लिया भाई ये कोण कितनी डिग्री देखा गया, 30 डिग्री। अब हुआ क्या कि नाव थोड़ी देर में यहां से कितने 4 मिनट चलने के पश्चात, हमने मान लिया भाई 4 मिनट चली नाव और कहां तक आ गई, यहां तक आ गई। ठीक है, अब इस बिंदु से जब उन्नयन कोण देखा गया वो कितना हो गया था, 60 डिग्री हो गया था। ठीक है, तो यहां से उन्नयन कोण बनाते हैं, ये कितना हो गया था, 60 डिग्री। सही है भाई, तो ये हो गया 60 डिग्री, यहां पर लिख देते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हमसे जो लास्ट में पूछा गया है कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा, यानी कि यहां से यहां तक के पहुंचने में जो समय लगेगा हमें वो बताना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले तो नाम दे देते हैं भाई, ये बिंदु मान लिया हमने ए, इस वाले बिंदु को नाम दे दिया बी, इसको दे दिया सी, और ये वाला जो बिंदु हो गया वो क्या हो गया हमारा डी। और समय, चाल और दूरी वाला हमने एक सवाल अपना और करा था, है ना, कौन सा था भाई सवाल नंबर, चढ़िए वाला 8, है ना, और ये वाला कौन सा है, सवाल नंबर 10। ठीक है, तो सबसे पहले काम तो ये है कि हमें ये वाली दूरी निकालनी है कितनी है। ठीक है, और इस दूरी को भी ज्ञात करना है, फिर हम आगे चलकर सवाल को करेंगे। और यहाँ पर एक बात यह है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है, यहाँ पर हमें कोई भी ऊंचाई नहीं दे रखी है, यहाँ पर केवल और केवल एक चीज जो हमें दे रखी है वो दे रखी है कि इस बिंदुओं को यहाँ से ए से बी तक पहुंचने में से कितने मिनट लगे बेटा, 4 मिनट लगे। कितने मिनट, 4 मिनट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर चाहते हैं तो इसको हम दूसरी अप्रोच से भी कर सकते हैं सवाल को, हम बिना कुछ किसी के माने, है ना, मानने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर कोई भी ऊंचाई नहीं मान रहा हूँ, तब भी ये सवाल हमारा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें तो मान भी सकते हैं, तो मान ले रहे हैं। ठीक है, तो हम इसकी ऊंचाई मान लेते हैं, ऊंचाई कितनी मान लेंगे हम, एच मान लेंगे। तो ये जो ऊंचाई हो गई वो एच हो गई। ठीक है, ये वाली जो दूरी हो गई वो हमने मान ली एक्स, यहां से यहां तक की, और ये वाली जो दूरी मान ली वो कितनी मान ली, बाई। ठीक है, तो ये पूरी जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। और इन दूरियों का केवल महत्व इतना है कि इन्हीं की सहायता से हम जो समय निकालेंगे वो इनकी सहायता से ही निकालेंगे, बाकी इनका कोई ज्यादा महत्व इसमें नहीं है, यानी कि हमें आंसर में ये नहीं बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा कि मैंने ये मान लिया, ये माना, ये माना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माना सी डी बराबर एच मीटर, और मीटर मानना है क्या, चलो मीटर ही मान लेते हैं। ठीक है, कुछ तो दूरी हमें देनी पड़ेगी, और ए बी बराबर एक्स मीटर तथा BC बराबर वाई मीटर। वैसे तो आप इनको बिना माने भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन क्योंकि हम अब तक सवाल इसी तरह से करते आए हैं तो हम उसी तरह से कर दे रहे हैं। ठीक है, तो AC बराबर क्या हो जाएगी भाई, एक्स प्लस वाई मीटर। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि हम यहाँ पर त्रिभुज ले लेंगे। तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, सबसे पहले ले रहे हैं हम जो सबसे नजदीक, यानी कि सबसे छोटा वाला त्रिभुज, जिसमें एक ही हमें वैल्यू, देखो यहाँ पर बड़ा वाला लेंगे तो पहले एक्स प्लस वाई लगाना पड़ेगा, छोटा वाला लेंगे तो केवल वाई और एच काम चल जाएगा। तो यहाँ पर लेंगे हम त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में इसमें क्या लगाएंगे भाई बताओ, इसमें लगा देंगे हम tan 60 डिग्री, tan 60 बराबर CD और बटे में BC। CD की वैल्यू बताओ बेटा, CD की वैल्यू दे रखी है हमें H, और बटे में BC की वैल्यू क्या है, बाई। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर H और बटे में बाई। यहां से तिरछी गुणा करेंगे, H की गुणा 1 से तो H आ जाएगा, तो H बराबर आएगा √3 बाई, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। बड़ा त्रिभुज क्या है बेटा हमारा, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में इसमें क्या भी बताओ, तो इसमें लगाएंगे हम tan 30 डिग्री बराबर CD, फिर से वही रहेगा, बटे में क्या हो जाएगा भाई AC। CD की वैल्यू फिर से H, बटे में AC की वैल्यू x प्लस वाई। ठीक है, चलो अब देखो tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर H और बटे में x प्लस वाई, ऐसा ही भाई। ठीक है, और बल्कि हम H की वैल्यू भी लगा देते हैं। H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू है भाई √3 बाई, सही है, और ये वैल्यू कहां से लगाई हमने, समीकरण नंबर 1 से। चलो अब आगे का काम, इधर क्या तिरछी वाली गुणा करनी है। तिरछी जब गुणा करेंगे तो √3 बाई की गुणा होगी √3 से, तो √3 गुणा √3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 3 बाई, बराबर में x प्लस वाई गुणा 1 से, तो बराबर में आएगा x प्लस वाई।
बोलो भाई बताओ। तो बाई इधर ले आए तो 3y माइनस बाई बराबर में x, तो यहाँ हो गए 2y बराबर में x, यानी कुल मिलाकर जो x की वैल्यू है वो असल में 2y है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, जो y का जो मान है, y का जो मान है वो x से कितना है, आधा है, x बटे 2 ही है भाई। ठीक है, y जो है वो x की वैल्यू, यानी कि y यानी कि bc इस पूरी वैल्यू की क्या है, आधी है। तो इसका मतलब और एक हम निकाल सकते हैं क्या, कि जितना समय AB को लगा, क्योंकि AB की दूरी से BC की दूरी आधी है, तो इसका मतलब मैं यहां पर लिखता हूं कि BC की दूरी बराबर AB की दूरी, क्योंकि x क्या है, AB की दूरी, और बटे में 2। इसी प्रकार है भाई। ठीक है, तो BC दूरी तय करने में लगा समय, क्योंकि हमसे कह रहे हैं कि पुल तक पहुंचने में, कहां गया भाई सवाल, कितना समय और लगेगा, तो आगे का हमें समय बताना था, तो हम यहां लिखेंगे कि BC दूरी तय करने में लगा समय किसके बराबर होगा, तो ये जो समय बराबर होगा वो AB दूरी तय करने में समय, उसका क्या होगा, आधा होगा। अब ए बी दूरी तय करने में कितना समय लगा था, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि हमें पता है कि सवाल में दे रखा है ए बी दूरी तय करने में कितना समय लगा है बेटा, 4 मिनट। बटे में 2, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो कितना आंसर आएगा, 2 मिनट। तो लास्ट में हम लिख देंगे क्या, अतः नाव को पुल तक पहुंचने में 2 मिनट का समय और लगेगा। तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन छूता है 8 मीटर है। हमसे कह रहे हैं पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके चित्र को समझना होगा। बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन चित्र को समझना होगा तभी हम सवाल को कर पाएंगे। हमने यहाँ पर मान लिया कि ये जो है वो हमारा क्या है, एक पूरा पेड़ है। ठीक है, पेड़ को सीधा बना लेते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद में ये पूरा जो पेड़ है, हमने मान लिया कि भाई आंधी आने से क्या हो गया कि पेड़ जो है टूट गया। कहां से टूटा, हमने मान लिया भाई पेड़ जो है यहां से टूट जाता है। ठीक, अब आंधी आने से पेड़ टूट गया, तो पेड़ का जो हिस्सा है वो जमीन से लग गया। कितनी दूरी पे लगा, हमने मान लिया भाई यहां पर लग गया। पेड़ का जो हिस्सा है वो जमीन से यहां पर लग गया। ठीक है, चित्र शायद हो सकता है छोटा हो, लेकिन समझ लेना। ठीक है, तो यहां से जो लग गया है पेड़ का हिस्सा, तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं कि पहले तो नाम दे दें, और ये कितनी डिग्री के साथ भाई कोण बनाता है, यहाँ पर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो ये जो एंगल है वो हमें कितना रखा है, 30 डिग्री। साथ में कह रहे हैं कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, तो पेड़ का जो ये वाला भाग था शिखर, वो यहाँ पर जमीन को छूने लगा। ठीक है, और जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ में जमीन के साथ में कितनी डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन से छूता है, पेड़ का पाद बिंदु ये वाला है, और जहां जमीन को छू रहा है इसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर है। यानी कि ये वाली जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई, 8 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले तो नाम देता हूँ। इसका नाम दे दिया मैंने ए, ये वाला बिंदु हो गया हमारा बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। लेकिन एक बात हमको समझनी है कि जो सी डी वाला हिस्सा है भाई हमारे नीचे आकर क्या बना है, सी ए बना है। ठीक है भाई, तो ये हमको इस बात समझनी है। दूसरी चीज समझो कि मैं अगर पेड़ की ऊंचाई एच मान लू, पूरी पूरी ऊंचाई मैंने क्या मान ली, एच मान ली, तो हमको यहाँ पर जो त्रिभुज बनना है वो तो इतना ही बनना है, तो हमको ये भी चीज माननी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा भाई, इसकी दूरी क्या मान ली मैंने, एक्स मान ली, ये वाली, और ये वाली जो दूरी है वो क्या मान ली, बाई। और याद रखना ये जो बाई है वो हमारी कौन सी वाली है भाई, यही वाली बाई है, यही तो है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या करा, इन सब चीजों को मान लिया। तो मैं यहां पर लिखता हूं, फिर समझ में आएगा अच्छे से क्या, कि माना पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या मान ली भाई, एच मान ली। सबसे पहली बात तो ये हो गई, तथा, और पेड़ की ऊंचाई है कौन सी भाई, पेड़ की ऊंचाई है बी डी।
ठीक है, चलो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या पेड़ की ऊंचाई h मान ली। दूसरी चीज समझो, दूसरी चीज क्या है, BC तथा BC बराबर क्या मान ली, x मीटर। और एक चीज और मानिए, कौन सी, CD। और याद रखना जो CD है वही क्या है, AC है। तो CD और AC दोनों बराबर हैं और ये कितने हैं, 22 मीटर। तो अब हम लास्ट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो h है वो असल में किसके बराबर है, x प्लस y के बराबर। ये वाला x और ये वाला y। ठीक है भाई, तो ये हो गया, इतनी चीजें हमारी सवाल में। अब आगे का सॉल्व करते हैं। आगे का सॉल्व क्या करें, तो हम त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज है बताओ, त्रिभुज है ABC। त्रिभुज ABC में इसमें बताओ क्या लगेगा, तो इसमें लगेगा tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा भाई, BC और बटे में, ये तो BC हो गया, बटे में AB। ठीक है, तो क्योंकि अभी हमें इस ऊंचाई के बारे में निकालने, x की वैल्यू निकाली है, तो इसलिए हम 10 लगा रहे हैं। जब हमें ये लगाना होगा तो हम क्या लगा देंगे, लंब, और ये कर्ण और ये आधार, तो cos लगा देंगे, है ना। तो हम इस प्रकार से अपने सवाल को कर लेंगे। फिलहाल 10 का काम करते हैं। 10 की वैल्यू, BC की वैल्यू बताओ कितनी है, x, AB की वैल्यू कितनी है, 8, और tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान कितना होता है बेटा, 1/√3 बराबर में x और बटे में 8। तो यहां से वैल्यू जो आई वो x बराबर, x गुणा √3 से, तो √3 x बराबर 8। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं कितनी, 8 बटे में √3। और इसका जब हम हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो हर का परिमेयकरण करने पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी भाई 8 √3 और बटे में 3। ठीक है, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब बाई की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं कॉस, है ना, कॉस हो जाएगा आधार और कर्ण। ठीक है, तो ये यहाँ से लगा देते हैं हम त्रिभुज, पुनः क्योंकि दोबारा उसी त्रिभुज को ले रहे हैं तो यहाँ लिख देते हैं पुनः त्रिभुज ABC में। पुनः इसी त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, कॉस लगा दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री बराबर, तो कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा भाई, आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो जाएगा भाई, AB, और बटे में कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा AC। ठीक है भाई, cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान तो हम सबको पता है कितना होता है भाई, √3 और बटे में 2 बराबर। AB की वैल्यू कितनी है भाई, AB ये रहा 8 दे रखी है वैल्यू, और AC भी कितना है, ये हमारा 22 है। और 22 का मतलब कितना भाई, 22 का मतलब अभी तो 22 है। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर जब गुणा होगी तो ये भाई 22 यहाँ पर आ गया, तो इनकी जब गुणा करेंगे तो ये आएगा √3 और बराबर में 16। ठीक है, और ये फिर से √3 नीचे पहुंचेगा, 16 बटे में √3। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यानी कि हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो √3 बटे में √3, तो यह हो जाएगा भाई 22 का मान कितना आ गया, 16 √3 और बटे में 3। इस तरह से ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें h का मान निकालना है। h बराबर क्या है भाई, x प्लस वाई, h बराबर x प्लस वाई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर x और y की मान रखेंगे कहाँ, समीकरण 1 और 2 से। तो h बराबर हो जाएगा ये, h बराबर x का मान कितना है, 8 √3 बटे में 3 प्लस 16 √3 बटे में 3। और ये जो मान है हमने मान लगाए हैं वो कहाँ से लगाए हैं, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ से h बराबर, अगर यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 16 + 8 इनकी 24 हो जाएगा, √3 और बटे में 3, 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24। तो h का जो मान आएगा वो आ जाएगा 8 √3। और यही हमारी क्या थी, पेड़ की ऊंचाई। और अब हम यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं क्या, अतः पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी भाई, 8 √3 मीटर है। ठीक है, तो ये सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया। तो ये थे हमारे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपको हमारे ये प्रश्न समझ में आए हों तो हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इसका मतलब ये है
कि आप एक सच्चे मैथलीट्स हैं और मैथलीट्स का जो काम है वो है खुद मेहनत करना और दूसरों से भी मेहनत करवाना। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और हमारे चैनल में और मैथलीट्स को जोड़ेंगे जो कि हमारी वीडियो से सीखकर और अधिक नंबर ला सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।